अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुश आमदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावन से नेक मतलूब है। दीगर अहवाल काम की बात, आज मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। अच्छा, मतलब मैं नहीं सिखाता हूँ, हाँ। किसी के कौन सिखाता कुछ है? अमल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चले ठीक। फोटोग्राफी आपने की होगी। अरे बहुत शौक था एक जमाने में, हाँ। तस्वीरें खींचने का। गिलास को टेढ़ा रख के तस्वीर खींच रहे हैं, गिलास के ऊपर गिलास रख के तस्वीर खींच, बहुत वाह, तो शौकीन यानी आप भी हुआ अपनी करते जात थे। में एक फोटोग्राफर रही हैं। हाँ। तो फोटोग्राफी करने वालों से हम क्या सीख सकते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा, जब कोई फोटोग्राफर कोई तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, कोई तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो सीन है वो परफेक्ट नहीं बन रहा होता है, तो फोटोग्राफर क्या करता है? उसको या तो बेहतर बनाता है, कैसे? कुछ तब्दीलियां करके। नहीं, मतलब मिसाल के तौर पर आप एक लैंडस्केप में हैं, हाँ, और कोई आप बाहर है, कहीं आउटडोर है, अब आप जो है वो लाइट ठीक नहीं है। हाँ, लाइट ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं? फोटोशॉप करेंगे, कैमरे में क्या करते हैं? कैमरे में उसका वो चेंज करेंगे ना, चीजें सेटिंग्स चेंज करते हैं। यानी कि अगर कैमरामैन कभी उस सीन को परफेक्ट ना पाए तो वो क्या करता है कि वो लेंस या तो चेंज करता है या फिर कैमरे की सेटिंग्स को चेंज करता है। इस तरह के मामलात वो करता है, एंगल चेंज करता है, एंगल चेंज ठीक करता है। है। ये सारी तब्दीलियां वो लेकर आता है, तो फिर उसे वो परफेक्ट तस्वीर मिल जाती है जो वो खींचना चाह रहा होता है। ठीक है। अब जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में भी हमें अक्सर परफेक्ट सिचुएशंस नहीं मिलती हैं, और अगर हमें जिंदगी में कभी परफेक्ट सिचुएशन ना मिले, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। एंगल जरा बदल लें। एंगल जरा बदल लें, उस चीज को समझने के लिए, देखने के लिए जरा एंगल बदल लें। जब आप एंगल बदलते हैं, पर्सपेक्टिव बदलते हैं, तो फिर आपको वो परफेक्ट चीज से करीब तरीन चीज कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये ना हो कि हम उस काम को छोड़ ही दें। हाँ। क्योंकि अगर फोटोग्राफर जो है वो मेहनत कर रहा है और उसने सारी चीजें चेंज करके अगर वो उसे परफेक्ट चीज नहीं मिल रही, तो उसे परफेक्शन के करीब तर ले जाने की कोशिश करता है। फोटोग्राफी नहीं छोड़ देता। बिल्कुल ठीक है। तो हम भी जीना नहीं छोड़ेंगे, पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, ताकि जरा परफेक्शन के करीब जा सके। और अगर अंधेरा महसूस हो रहा हो तो जरा दिमाग की बत्ती ज्यादा जला लेंगे। दिमाग की बत्ती जला लेते हैं। फिलहाल कराची के जो लोग हैं उनके दिमाग की बत्ती जल गई है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होने वाला है। मैं आपको पहले मौसम की सूरत हाल आज बता देता हूँ। देखें, कराची में बारिश की वजह से एक्साइटमेंट भी होती है और डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, जरा टेंशन भी होती है। अब क्यों होती है इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन आपको पहले जरा मौसम का हाल सुना देता हूं मैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। और ये स्लाइड आ गई जी मौसम की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में है कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बादल इस्लामाबाद में भी नजर आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वैसे धूप निकली हुई है, समझ में नहीं आ रहा। ये स्लाइड में बादल हैं, बाहर धूप है, अजीब कुछ मामला है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लाहौर कम से कम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी लोड शेडिंग का मामला शुरू हो चुका है, उनसे भी जरा अभी बात करते हैं ना, क्या मसला है, क्यों हो रहा है। और कराची में है जी कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। बादल खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बरसेंगे इंशाल्लाह। पेशावर में है जी कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कोयटा में कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तारीखी स्लाइड है ये, हर जगह आपको बादल नज़र आ रहे हैं। अगली स्लाइड पर आते हैं, बात करते हैं जी सबसे पहले यहाँ पर हम हैदराबाद की। अच्छा, हैदराबाद में कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है जी सक्खर में है कम से कम 31, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद है जी मुल्तान में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है सियालकोट कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और फैसलाबाद जहाँ कम से कम है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हो गया जी मौसम का हाल। और हर जगह आपको यहाँ पर भी देखें, बादलों का जो डेरा है वो तो छाया, वो है बिल्कुल। अब जब मानसून शुरू होता है, हाँ, तो फिर कुछ लोग तो कहते हैं मानसून को कम सून, हाँ, और कुछ कहते हैं गोसून क्योंकि मामलात बहुत सारी जगहों पर जरा गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी के साथ बारिश की पेशगोई है आज। सांगड़ में, शहदाद कोट में और उसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी है। ये वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं, गोसून कह जाते हैं ना लोग। अच्छा, फिर बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब है, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और हरनाई का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें भी शदीद बारिश हुई है। नदी नालों में तुग़यानी 24 घंटों में ये दूसरा सैलाबी रेला भी है जो कि शहर में दाखिल हुआ है। हरनाई सिब्बी रोड और मुख्तलिफ जो दही इलाके हैं उनको शहर से मिलाने वाला राबता पुल भी
बैठ गया है। बिल्कुल, अब ये उन इलाकों में हुआ है जहां पर बारिशें हुई हैं और अभी तक सिर्फ एक ही गालिबन दिन बारिश हुई है और ऐसी तबाही आ गई है, तो फिर इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। ये वाले जो मामलात होते हैं, अब ये देखें, ये जो फुटेज चल रही है आपके सामने, ये तो खैर आपको बता ही रही है कि कितना पानी जमा हो गया है, लेकिन लोग फिर बारिश के हवाले से दुआ करें या बारिश के हवाले से कहें कि भाई ना रहे बारिश। बहरहाल अब कराची वालों की बात कर लेते हैं, अच्छी खबर है या बुरी खबर है ये कराची वाले खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि कराची वालों पर रहमत अक्सर जहमत बनकर टपक जाती है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से मानसून की बारिशों का सिलसिला कराची में शुरू होने का ऐलान किया है और पेशगोई की है। अब बात करते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात कितना शदीद होगा और कितना शदीद होगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब ये बताइए, कराची वाले खुशी मनाएं या अफसुर्दा हो जाएं? नहीं, अफसरगी की बात नहीं है, खुशी मनानी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम या रात में मानसून की पहली स्पेल जो है हो जाएगी कराची में, और ये सिलसिला कल दिन के वक्त भी रहेगा, वक्फे से, और परसों सुबह या दोपहर तक है। अच्छा, तो जी रहमत ही रहेगी या जहमत बनने का कोई इम्कान है? कितनी शदीद होगी? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद यही रखनी चाहिए, रहमत ही रहेगी, जहमत नहीं बनेगी, इसलिए कि कोई बहुत ज्यादा उस तरह की मतलब अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होगी। अच्छा। ये ज्यादातर एरियाज में मॉडरेट बारिश होगी और कुछ एरियाज में हो सकता है कि हेवी फॉल्स हो जाएं और एट टाइम्स हेवी फॉल हो जाए। और कितने मिलीमीटर तक की हमें जो पेशगोई है वो आप कर सकते हैं आप? ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ, असल में तो ये सिस्टम जब आपके बिल्कुल यानी एन उस पर ओवर हेड आता है तो फिर उसके बाद सही वो होता है कि कितनी देर स्टेगनेंट रहता है और कितना मॉइस्चर उठाता है उधर से समंदर से। बहरहाल इस वक्त के डाटा के मुताबिक हम कह सकते हैं कि कुछ 30 से 40 या ज़्यादा 50 मिलीमीटर तक इतनी हो सकती है। लेकिन 30, 40, 50 जो है वो कराची में आप जानते हैं फिर पानी जमा हो जाता है। में तो सैलाब आ जाते हैं, अर्बन एरियाज में सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। लो लाइंग एरियाज में खासकर पानी खड़ा हो जाता है, तो जो नशेबी इलाके हैं उनके लिए होती है थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह की अनटूवर्ड हो जाती है। अच्छा, तो इस हवाले से सरदार साहब कोई किसी किस्म का अलर्ट वगैरह भी आप लोगों ने जारी किया है? देखिए, अलर्ट तो नहीं है ऐसा, लेकिन एडवाइजरी इशू की थी हमने, मतलब मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गया उसको, 2 तारीख को या 2 को इशू हुई थी। तो वो सब स्टेक होल्डर्स, PDMA, कमिश्नर कराची और मेयर और इन सब लोगों को कन्वे कर दी गई थी। और उस एडवाइजरी में मेनली था क्या? उसमें यही था कि ये मानसून का पहला स्पेल है जिसमें एट टाइम्स एट प्लेसेस हेवी फॉल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो सकती है कराची, हैदराबाद और बदीन और ठट्ठा इन एरियाज में। तो यही उसमें कहा गया था कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है और अथॉरिटीज जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी ले सकती हैं ले लें। सही। और अब ये जो सिलसिला है, जो पहला मानसून का सिलसिला है, ये 2 दिन तक चलेगा? जी, 2 दिन तक। और उसके बाद फिर वही रावी जो है वो धूप ही धूप लिखेगा? नहीं, फिर उम्मीद है कि जो कराची में असल में होता है जुलाई से ऑनवर्ड तो जनरली क्लाउडी वेदर रहा करता है, समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, तो उम्मीद है कि फिर वो वाला सिलसिला इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा। अभी तक वो जुलाई का वो पैटर्न सेट नहीं हुआ है, इसी वजह से कि ये सिस्टम कराची के बिल्कुल साउथ ईस्ट में, जनूब मशरक में, नीचे समंदर पे और एडजॉइनिंग गुजरात जो इंडिया का गुजरात का एरिया है, यहाँ पर ये एक तरह से प्रिवेल कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो उस वजह से हब्स और गर्मी की बहुत कैफियत है कराची में पिछले पूरे 1 हफ्ते से। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार सरफराज साहब, आपने कराची की मानसून की सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो मैं वैसे चाहूंगी, आप क्योंकि कराची शहर से हैं, आपसे मोहब्बत मेरी होती बात है, तो क्या वो मानेंगे, आप कह देंगी तो आपकी बात यार, अब तो इस्लामाबाद वाले भी कहने लग गए हैं। एहतियात के हवाले से मैं चाह रही थी कि हम उनको बता देते कि बारिश के बाद जो है, इस बारिश के बाद एहतियात और सिर्फ एहतियात करने का कहा जा रहा है। बारिश जहां पर भी होती है, जाहिर है पाकिस्तान में ये मसला रहा है और पूरे मुल्क में है, लेकिन कराची में ज्यादा सिवियर हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए भी बारिश बरसती है तो सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, नदी नालों में इसी तरह की तुगयानी आ जाती है, फिर मुख्तलिफ चीजें उससे होती हैं। वो होता क्या है कि सड़कों पर जब पानी खड़ा हो जाता है, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं गलियों में नहाने के लिए बारिश में, और वहां पर बिजली की तारें होती हैं, खंभों से नीचे लटक रही होती हैं, और फिर जो है बिजली के करंट लगते हैं और बहुत सी अमवात हो जाती हैं। हर साल हम ये बात सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको एहतियात करनी है, क्योंकि हम जो पिछले सालों का ट्रेंड देखते हैं उसमें हम किसी इदारे से कोई उम्मीद ना लगाएं।
अपने लिए खुद काम कर लें, अपने आप की, अपने बच्चों की एहतियात खुद कर लें। बच्चों को खास तौर पर आप लोगों ने ये रोकना है कि भाई बाहर अगर आप जाने की उनके अंदर ज़रा सी भी चाहत हो बाहर जाने की, और ये होता है कराची में तो जाहिर है बारिश कम होती है तो फ़ौरन बच्चे चाहते हैं कि बाहर पानी में जाएं और खेलें, लेकिन उनको रोकना आपका काम है। और अगर वो ज़रा सा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि वो एरिया जो आपके बिल्कुल घर के पास साथ है वहाँ तक अगर आप उनके साथ चले जाएं। बस सहन तो खैर कराची में बड़ी एक नेमत होती है वो हो सहन भाई। मैं तो यहाँ पे आके परेशान हो गया कि यहाँ पे लोग गाड़ियाँ अपने घरों में पार्क कर लेते हैं। वो इतना बड़ा भी घर होता है कि उसमें गाड़ी आ जाती है। बहरहाल ठीक है। तो ये तो खैर कराची की मौसम की बात हो गई। इस मौसम में आते हैं आमों की बात देखिए खास तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आमों की डिलीवरी भी जो है ना वो भी बड़े खास तरीके से हो रही है। आपको बताते हुआ क्या, आम ऐसी चीज जो होती है ना, आम सी चीज, मैं अवैस को कोई गिफ्ट दे रही हूँ तो अगर मैं कोई सस्ती सी चीज भी ले लूंगी और उसको भी बड़े लवाजमात के साथ पैक कर लूंगी, रिबन शिबन लगा के, तो वो बड़ी अहमियत की हामिल हो जाएगी। और फिर देने वाली अगर मैं हूं तो फिर तो वो अवैस के लिए और अहमियत की हामिल हो जाएगी। इसी तरह अगर बात हो जाए फलों के बादशाह आम की, तो ये आपके घर पहुंचे अगर लैम्बोर्गिनी में, लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार में, जबरदस्त ये चमकती हुई टिश टैश लैम्बोर्गिनी में आपके घर अगर आम पहुंचे तो क्या ही बात हो जाएगी। आम तो फिर वैसे ही खास है, ये डबल खास हो जाएगा। फिर वो ये होगा कि मैं आमों को देखूं या लैम्बोर्गिनी को देखूं वाला मामला हो जाएगा। दुबई में वाकई एक पाकिस्तानी सुपर स्टोर है और लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार जो है, वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मकामी घरों में आम जो है लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार पर अपनी पहुंचाते हैं। और यही नहीं बल्कि सिर्फ जो है वो आम ही नहीं पहुंचाते बल्कि बच्चों को सैर सवारियां भी करा रहे हैं उस गाड़ी पे। तो ये तो वो बच्चे जो झूला, जैसे बच्चे हमारे यहाँ पे कहते हैं बच्चे झूला खाने जा रहे हैं, झूला खाने जा रहे हैं, थीम पार्क वगैरह बंद है मेरा ख्याल है इसलिए। लेकिन ये हम पूछेंगे कि ये मार्केटिंग की सिर्फ टेक्निक है, अपने आमों को बेचने की ज्यादा कोशिश है, या फिर वाकई इसके पीछे कोई और कहानी है। हमारे साथ मौजूद है जी सुपरस्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद जानजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम जानजेब साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जानजेब साहब ये बताएं कि बड़ी जबरदस्त आपकी चमकती दमकती ये जो लैम्बोर्गिनी है हरे रंग की, आम लंगड़ा आम से भी मिलती है, तो मुझे तो आम भी देखे और लैम्बोर्गिनी देखी तो मुझे लगा ये आमों की कोई नस्ल है। ये बताएं इसके पीछे मतलब क्या सोच थी आप? ये लैम्बोर्गिनी में तो हमने पहली दफा सुना है कि कोई आम डिलीवर कर रहा हो घरों में। हाँ, मतलब ये आपने लैम्बोर्गिनी पे गुस्सा निकाला है या आम से मोहब्बत निभाई है? सर इसका पहले तो मकसद इसका बेसिकली ये था कि ये हमने बच्चों के लिए हमने किया था, तो इसका कोई कारोबारी मकसद इसका था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चे खुश हो जाए। हमने स्टार्ट भी सिर्फ एक दिन के लिए हमने किया था। अच्छा। तो उसमें हमारा एक कोशिश ये थी कि बच्चे कब से वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से घर में बैठे हुए हैं, महदूद है। तो हमारी एक कोशिश ये थी कि हम जिस कम्युनिटी ने हमें बनाया है, मुश्किल वक्त में हम भी उनको कुछ ना कुछ उनको रिटर्न करें। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने जॉब लॉस की है और मुख्तलिफ तरीके की एक डिप्रेशन में ना मौजूद है वो सब। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक छोटी सी एक कोशिश थी कि हमने कहा था कि हम बच्चों को खुश करें कि जिनके भी घर में लैम्बोर्गिनी आती है वो बच्चे तो पहले हैरान होते हैं कि ये वाकई में असल गाड़ी है, कोई या कोई तो नहीं लगा हुआ है, कुछ और तो नहीं है। जी, तो इससे क्या है कि माशाल्लाह जब हम बच्चों के घर के बाहर एक आते हैं ना, तो जो उन बच्चों की खुशी होती है वो जिस तरीके से वो रिसीव करते हैं, तो वो उनकी खुशी हमारी कामयाबी। तो ये आपने पहले शुरू किया था, ये बच्चों को सैर कराने वाला सिलसिला शुरू किया था या पहले आमों की डिलीवरी शुरू की थी? हमने सिर्फ एक दिन के लिए वही हमने कहा था कि यार जिसके भी मैंगो के ऑर्डर्स है हम उनको लैम्बोर्गिनी में जाके डिलीवर करें। तो ये डिलीवरी तो आम की कॉस्ट से भी महंगी चल जाती होगी। हाँ। क्योंकि ये डिलीवरी अगर आप कर रहे हैं लैम्बोर्गिनी में तो उसकी भी तो कॉस्ट आती होगी ना कोई। जी सर, लेकिन सर उसकी कॉस्ट मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसका कोई कारोबारी मकसद नहीं है। अच्छा। ये तो अल्लाह की तरफ से बरकत मिली है, अल्लाह की तरफ से सब कुछ है, नहीं तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं है। हमारा तो सिर्फ नीयत ये थी कि बच्चों को खुश करे, बच्चों को हम राजी करें। तो ये बात कौन कहता था जानजेब साहब? ये जो चक्कर लगाने वाली गाड़ी में एक सैर कराने वाली जो सिलसिला का आगाज हुआ, उसका फिर कैसे आगाज हुआ? क्या आप आम दे रहे थे और किसी बच्चे ने कहा कि मैंने इसमें सैर करनी है, या आपने बच्चे को कहा कि आओ मैं तुम्हें सैर कराऊं? नहीं, वो डिलीवरी जब आई तो फिर वो बच्चे ने कहा कि मैं पिक्चर ले सकता हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज। तो दरवाजा खोला, बैठे, तो मैं कहा चले आपको एक राउंड भी दिला करे खाते। तो बच्चे इतने खुश हुए। तो अगर बच्चों की वालिदाएं कहें तो उनको भी बिठा लेते हैं? मतलब हो सकता है, मतलब बच्चों की वालिदाएं या वालिद साहब भी हो सकते हैं। मैं तो बड़ों की बात कर रही हूँ। मैं दरअसल आपसे रिएक्शन पूछना चाह रही थी कि बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी तो गाड़ियां डिक्कियां विंकियां जिनसे वो खेलते हैं वो इसी किस्म की होती हैं। तो वालिद और वालिदाओं का क्या होता है रिएक्शन? मर्द और खवातीन की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि वो भी कहते हैं कि हमें भी सैर कराएं। बिल्कुल बिल्कुल हाजिर है। मोस्टली तो वालिद ही बैठते हैं मेरे साथ। अच्छा।
वो तो मतलब जी वो तो हैप्पी हैप्पी बैठते हैं साथ में बच्चों को भी लेके, तो हम उनको राउंड भी दिलाते हैं और बड़े खुश होते हैं। बाकी इसमें ऐसे मुख्तलिफ ऐसे मतलब 90% ऑफ द घर ऐसे है कि जो फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी में एक बैठे हैं, तो वो मैंगो तो एक लेते हैं, मैंगो के साथ वो एक यादें लेके एक अपने साथ एक जाते हैं कि वो उनके बच्चे एक पहली दफा लैम्बोर्गिनी में बैठे थे, वो भी एक मैंगो की वजह से। तो बस उनकी खुशी हमारी एक कामयाबी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका कोई कारोबारी मकसद नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है और बस यही अल्लाह इसको जो हुआ है बेहतरीन हुआ है। वैसे ही तो ये जो बच्चों को लैम्बोर्गिनी में सैर करनी होती है, तो इसकी कोई कॉस्ट है या नहीं है? नहीं, एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम भी कॉस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। कुछ नहीं इसका हम लेते, बस इसका क्या है, यानी कि ये आम मंगवाए लोग आपसे और लैम्बोर्गिनी की सैर इसके साथ फ्री मिलेगी, बाय वन गेट वन फ्री वाली ये डील है। साथ में वो भी करें ना, ट्रन। हाँ अच्छा वही तो होता है ना, पूरा बेचना है तो फिर पूरा बेचे देंगे। अच्छा, आम कौन से पसंद किए जा रहे हैं वहां पर और क्या रेट चल रहा है उनका? आम बेसिकली हमारे पास तो 6 किस्म की वैरायटी होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होती है वो एक चौंसा होती है, अनवरटोल होती है, सिंहड़ी होती है, लंगड़ा होता है और सरोली होती है। तो ये सबसे बेस्ट हमारी वैरायटीज होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमने ये देखा है कि ये लैम्बोर्गिनी की वजह से ना ये वेस्टर्नर्स के भी ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। वेस्टर्नर्स को भी उनको पाकिस्तानी आमों का एक लग रहा है पता, स्पेशली फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम डेनमार्क, फ्रॉम यूरोप। वो भी जब हमारे चौंसा आम खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं चौंसा आम हमें दे, तो जब उनके पास एक जाते 80% ऑफ द वेस्टर्नर्स के रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। तो इसमें क्या पाकिस्तानी आम का ये उसकी एक खसूसियत का ना, ये पूरे दुबई में भी एक चर्चा हो रहा है कि वो क्यों इतने स्पेशल है, क्यों इतनी प्रायोरिटी मिलती है उनको। पाकिस्तानी आम का नाम बदल देना चाहिए, उसका नाम पाकिस्तानी खास रख देना चाहिए, ताकि ये आम वाला लफ्ज जो है वो पाकिस्तानी खास। बिल्कुल। बस मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, 2-4 लोग हैं जहाँ मुझे आम भिजवाने हैं, तो मैं उनको भिजवाता हूँ। लैम्बोर्गिनी जाएगी तो खुश हो जाएंगे वो लोग, है ना? हाजिर बिल्कुल। थैंक यू जानजेब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें मजेदार इन्होंने चीज़ शुरू की है, अब मैं आपको एक मजेदार खबर की तरफ लेकर जाता हूं। बताएं। देखिए आम खाने की चीज़ है, तो एक चीज़ है जो खवातीन बड़े शौक से खाती हैं। वो क्या? वो जो बताएं कि सड़कों पे मिलते हैं अक्सर, और वो छोटे नहीं वो उसके साथ होता है एक समोसे पकौड़े। सुन तो लें, अच्छा। उसकी डेफिनेशन में आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। एक गोल सा एक होता है प्याला नुमा एक चीज़ होती है, हाँ, और उसमें पानी भर के और पूरा मुंह खोल के खाना होता है उसे ना, ऐसे, ताकि पानी भी जो है वो बाहर थोड़ा सा गिरता है। पूरा नक्शा मैंने आपके सामने खींच दिया। सही है। अब गोलगप्पों के लिए एक बड़ी साइंसी जिद्दत आ गई है गोलगप्पे लेने के लिए। बिल्कुल, आमतौर पर होता यह है कि लोग जो हैं वो रेडी वाले के पास जाते हैं और गोलगप्पे उससे खरीदते हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से हुआ ये है कि चूंकि रेडी वालों के पास लोग नहीं जा रहे, तो भारत में एक ऐसी ATM मशीन नस्ब की गई है जिससे लोग गोलगप्पे निकाल सकते हैं और कोरोना वबा के दौरान भी वो चटपटे गोलगप्पों का मजा ले सकते हैं। तो अगर वो गोलगप्पे हल्के से दबाव हो गया, उन पर पड़ गया, टूट गए, तो फिर नहीं, ये पूरी उन्होंने मशीन इसको साइंटिफिकली टेस्ट किया है उन्होंने, और कोई भी शख्स उसमें जाकर पैसे डालेगा और अपने पसंदीदा जो गोलगप्पे हैं और जो पानी जो उसके साथ होता है मसालेदार पानी, वो आप निकाल सकते हैं। और सोशल मीडिया पर ये एक वीडियो भी आई है और एक सारिफ की जानिब से इस ATM मशीन के जरिए गोलगप्पे निकालने की ये वीडियो शेयर की गई है। तो जब लोगों ने देखा, क्या बात है, कहा भाई कमाल हो गया, ये तो वायरल वीडियो हो गई है। तो इस तरीके से नहीं, तो वो गोलगप्पे आते कैसे हैं? प्लेट में? ये देखें ना आप, ये वीडियो में नजर आ रहा है आपको सिस्टम, इसके अंदर से आ रहा है। और ये देखें ना पूरा ये एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया। एक गोलगप्पा आ रहा है, तो ये तो एक मर्तबा आपने नोट डाला तो उससे कितने मिलेंगे आपको? ये तो वहां जाके आप खरीदना पड़ेगा। रेडी में तो सौदा बुरा नहीं होता, 6 मिलते हैं या 12 मिलते हैं ना, वो प्लेट मिलती है ना, प्लेट मिलती है पूरी। अब ये तो एक आ रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें आपको हिफाजती तदाबीर के साथ ये गोलगप्पा मिल रहा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन आप जाएं, उसको टेस्ट करें। और पानी भी इसमें डाला हुआ होता है? ये पता नहीं भाई, मैंने चेक नहीं किया। बाहर तो कहीं से हम नहीं डाल सकते ना, हो सकता है मशीन के अंदर से आ रहा हो, लेकिन उसमें पानी अलग से मिलता हो और वो आप फिर डिप करके खाएं, क्योंकि मजा तो उसी में है ना। हाँ अच्छा, वैसे हाँ ये वाकई ठीक है ना। क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम ये है कि ये खाया जिन्होंने और बस कमाल कर दिया। ये तो जबरदस्त, वाकई ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए आइडिया है। ये फवाद चौधरी साहब को ये मशीन गिफ्ट करनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको आगे एक जबरदस्त खबर सुनाती हूँ, और वो खबर इसलिए बहुत जबरदस्त है कि पिछले दिनों उस हवाले से बड़े लोग और बड़ी जो पाकिस्तान था वो खबरों की जीनत भी बना रहा।
अब हुआ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है पेशावर का, बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर शारजा से एक फ़्लाइट आई। जब शारजा से वो फ़्लाइट आई तो उसमें एक मुसाफिर जो था वो अपना कीमती सामान वहीं एयरपोर्ट पर कहीं भूल गया। कोई अब एक शॉपर था, लिफाफा था या बैग था उसमें, अच्छा, और जेवरात थे, गोल्ड का सामान था, तो अच्छा खासा कीमती सामान था उसमें। तो फिर हुआ क्या, वो जब भूल गया तो CAA के जो एहलकार हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के एहलकार, उन्होंने मुसाफिर को ढूंढा, उसे सामान वापस कर दिया। अब मैं बताती हूँ किया कैसे। ये सिर्फ वो नहीं था कि बाय चांस वो मिल गया मुसाफिर एयरपोर्ट पे चलता चलता तो उन्होंने बैग उसको पकड़ा दिया, उसके पीछे मेहनत लगी है, प्रॉपर बाकायदा काम हुआ है। एविएशन के जो सुपरवाइजर थे हमीद राशिद साहब, उनको कस्टम काउंटर के पास ये एक थैला मिला पड़ा हुआ जिसमें कि उन्होंने देखा कि भाई बहुत कीमती सामान है, क्योंकि इस किस्म के जो बैग्स वहाँ पर मिलते हैं उसके हवाले से या किसी भी मुल्क में अब इनके हवाले से हिदायत ये है कि उनको आप खोल के देखें या अथॉरिटीज को पकड़ा दें, क्योंकि अनअटेंडेड बैग जो है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो खैर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैग को देखा, फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की मौजूदगी में बैग को खोला ताकि और भी गवाहान हो, पता चले क्या क्या है उसमें। फिर उन्होंने देखा कि उसमें तो सोने की जो है वो कीमती जेवरात हैं और वो बरामद हुए। फिर जिसके बाद जो है एक अदद सोने की अंगूठी, सोने के टॉप्स और एक भारी लॉकेट भी उसमें से निकला। तो उन्होंने क्या किया कि जो ड्यूटी अफसर था उसके हवाले वो बैग कर दिया और ड्यूटी अफसर ने CCTV फुटेज की मदद से मुसाफिर को ढूंढ निकाला और मुसाफिर को राब्ता उससे किया, जाहिर है, फिर उसकी शनाख्त की, जितने उसके पासपोर्ट वगैरह नंबर थे वो सारी कार्रवाई की, अपनी तसल्ली की अपनी कि ये बैग उसी मुसाफिर का है, और उसके बाद जाकर उसको जेवरात से भरा हुआ बैग जो था वो दे दिया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो ये भी देखे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये कारनामा किया है और एयरपोर्ट के जो उधर एहलकार थे उन्होंने, तो अच्छा जबरदस्त काम हुआ, बहुत सही। अच्छा, अब ये जो है एक और खबर जो आप खुशबू के हवाले से बता रही थी, वो भी बता दें भाई। मैं भी बता देती हूँ, बिल्कुल। खुशबू, अच्छा देखिए होता क्या है, हम घर से कुछ चीजें जो है ना उनके बगैर निकलते नहीं है। मिसाल के तौर पे परफ्यूम लगाए बगैर नहीं निकलते ना, डिओड्रेंट्स लगाए बगैर नहीं निकलते। लेकिन जर्मनी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से खबर आई है वो ये आई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के दौरान चेहरे पर मास्क पहनना तो लाजमी है और ये पूरी दुनिया में अब इस किस्म के कानून बन गए हैं। लेकिन बाज मुसाफिर सिर्फ जो है मुंह को ढांप लेते हैं और नाक जो है उनकी मास्क से बाहर होती है, तो उसका फायदा कोई नहीं होता और लोग भी जो देखने वाले हैं वो भी घबराते हैं, डरते हैं कि भाई यार इसने तो मास्क ठीक तरीके से पहना नहीं है। तो बर्लिन में क्या हुआ, जो कि दारुल हुकूमत है जर्मनी का, बर्लिन में ये हुआ कि बर्लिन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उनके लिए एक हथियार तलाश कर लिया है। अच्छा। और अब उनको जो है ना मास्क नाक पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि नाक से आती है आपको खुशबू। सही है। अब बहुत कोई प्लेजेंट खुशबू आ रही हो, अच्छी स्मेल फ्रेग्रेंस आ रही हो तो फिर तो आप चाहेंगे नाक खुला रहे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आपकी जो नाक में खुशबू है वो बदबू बन जाए और आपको कोई अच्छी प्लेजेंट स्मेल ना जा रही हो जिसको कि हम बॉडी ऑर्डर कहते हैं, तो आप नाक ढांप लेंगे। तो अब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किया क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जो है जिस्म से जो आने वाली जो बदबू होती है, जो स्वेटिंग की जो ऑर्डर होते हैं बॉडी के, उनसे बचने के लिए उन्होंने कहा है कि आप स्प्रे ना करें, आप किसी किस्म का डिओड्रेंट इस्तेमाल ना करें जब आप ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हो, और ताकि वो जो स्मेल है वो मजबूर करे औरों को कि वो अपना नाक ढांपे। मतलब अगर आप बर्लिन की बस में बैठ रहे हैं तो आप परफ्यूम लगाकर और जो बॉडी स्प्रे लगा के ना बैठे, बिल्कुल, ताकि आपके जिस्म से जो पसीने की बदबू उठती है वो दूसरे लोग उससे बचने के लिए अपना मास्क ऊपर करें और वो प्रॉपर्ली नाक और मुंह को दोनों को कवर करें। बड़े साइंसी लोग हैं भाई, ये बड़े साइंसी लोग हैं। और बर्लिन और जर्मनी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये वाली, ये बड़े मशहूर है अपने तंजिया इश्तिहारात के लिए। इससे पहले इन्होंने एक और कैंपेन भी चलाई थी और BVG इस कंपनी का नाम है। ड्राइवर जो है इसकी एक आसामी थी, एक वेकेंट सीट थी और इसके लिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि लोग अप्लाई करें जो इस बस का ड्राइवर बनना चाहता है। तो उन्होंने वो बड़ी मजेदार कैंपेन थी जिसमें कि उन्होंने सदर ट्रंप को मुलाजमत की पेशकश की थी कि वो आकर इस कंपनी में, बर्लिन की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें मुलाजमत करें एज अ ड्राइवर। गुड, तो ये ऑफर की है कंपनी, कबूल करनी है, करे ना करना ना करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बड़ी इनोवेटिव किस्म की लेके आते हैं कैंपेन्स अपनी मुहिम में। तो ये हुआ, इन्होंने कहा कि भाई डिओड्रेंट ना लगाएं ताकि अगले आपकी वजह से मास्क पहन लें। सही है। मैं भी आपको एक जॉब ऑफर करता हूँ। वो क्या? आप लोगों को हेडलाइन ऑफर करें। चलें नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। कराची का सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री, GIT रिपोर्ट में भी दहशतगर्दी करार। रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने भत्ता मांगा। दहशतगर्दी के वाक़े को FIR में पहले कत्ल फिर हादसा करार दिया गया। तहकीकात पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए थे। सिंध हुकूमत आज उज़ैर बलूच, निसार मुराई और सानहा बल्दिया फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट्स पब्लिक करेगी। GITs महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर देखी जा सकेंगी।
पाक लेन रेफरेंस में आज आसिफ जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी पर बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद होगी। नैब के इंतजामात मुकम्मल। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज होगी मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। नालों की सफाई न होने से निकासी आब का निज़ाम बैठ जाने का खदशा, जिसके बायस तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब सकती हैं। तेज आंधी से बिजली की तारें टूटने से बिजली भी गायब हो सकती है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रोक सको तो कराची की लोड शेडिंग रोक कर दिखाओ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बिजली घंटों के लिए बार बार गायब। मौसम की वजह से तलब कम हुई तो कराची इलेक्ट्रिक ने फराहमी भी कम कर दी। पानी फराहम करने वाले पंपिंग स्टेशंस को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों की मुश्किल देखकर ऑपोजिशन और हुकूमत हम आवाज़, कहा कि इलेक्ट्रिक परेशान शहरियों के लिए लोड शेडिंग फौरन ख़त्म करे। पीटीआई ने उज़्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया, बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। उज़्मा कारदार को वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नामुनासिब ऑडियो लीक पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। उज़्मा कारदार ने कहा उनके खिलाफ साजिश हुई, ऑडियो जानबूझकर लीक की गई। रुकनियत ख़त्म होने का फैसला मीडिया पर सुना। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 22 साला नौजवान जख्मी। भारतीय फौज ने बटल सेक्टर पर शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ की पार्लियामेंट से खिताब में अमरीका पर तनकीद, कहा ईरान के खिलाफ अमरीका की पाबंदियां मुआशी दहशतगर्दी हैं। ईरानी न्यूक्लियर डील मुस्तकबिल में काबिल इज़्ज़त दस्तावेज साबित होगी। चीन के साथ 25 साल तवील मुआहिदा फाइनल होने पर उसकी तफसीलात से आगाह कर देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना भारतीय लॉकडाउन को 11 माह हो गए। काबिज फोर्सेस ने लॉकडाउन के दौरान 192 कश्मीरियों को शहीद, 1300 से जायद को जख्मी किया। भारत ने मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया। भारत कोरोना केसेस वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। भारत में 7 लाख के करीब कोरोना केसेस, मजमूई अमवात 19,000 से बढ़ गईं। ताजमहल को सयाहों के लिए खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने आज से ताजमहल सयाहों के लिए खोलने का ऐलान किया था। आगरा में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस फैसला वापस लिया गया। स्पेन में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा मरहला शुरू। गलेशिया में 70,000 अफराद पर लॉकडाउन की पाबंदियां लगा दी गईं। शहरियों के 4 रोज तक इलाके से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इंडोनेशिया के सयाहती मरकज बाली में सयाहों की वापसी के लिए दुआया तकरीबात। बड़े पैमाने पर इबादत में लोगों की शिरकत, सयाहों की आमद के लिए पुरुमीद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और हाथ धोने की SOPs पर अमल दरामद भी किया गया। कराची में शहरियों ने डाकुओं को दबोच लिया। बिलाल कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूटा। शहरी के शोर मचाने पर अहले इलाका ने डाकुओं का पीछा किया और दबोच लिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। डिफेंस व्यू के करीब लूट मार करके फरार होने वाला एक मुलजिम मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार। और 8 लाख भारतीय तारकीन वतन को कुवैत से निकाला जा सकता है। कुवैत में 14 लाख से ज़ायद भारतीय काम करते हैं। नए कानून के मुताबिक भारतीय शहरियों की तादाद मजमूआ आबादी के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये थी जी हेडलाइंस के बाद चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। सबसे आगे मैं खुशामदीद। कराची में लोड शेडिंग का मसला नया नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में भी ये मसला फिलहाल हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिजली की लोड शेडिंग एक तरफ, उससे फिर पानी का बहरान पैदा हो रहा है। कराची की आवाम गर्मी और हब्स में
पानी और बिजली दोनों से महरूम है। अब क्या वजह है कि कराची के लोग तकलीफ में रहते हैं? कराची के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ की आवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम हैं? रोशनियों के शहर कराची को अंधेरों में डुबोने का जिम्मेदार कौन है? फिर दूसरी तरफ सिंध हुकूमत उज़ैर बलोच की GIT पब्लिक करने जा रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सईद गनी साहब, आपसे पहला सवाल मैं करता हूं। सईद साहब, ये मामला जो कि कराची इलेक्ट्रिक का है और लोड शेडिंग का मामला है, ये मसला नया नहीं है। हमेशा से यही देखते आए हैं कि लोड शेडिंग होती है और 6-6, 8-8 घंटों तक लोड शेडिंग हो जाती है। अब भी 4-4 घंटे तो लोड शेडिंग आम बात है। मसला बहुत पुराना है, हल अभी तक नहीं हुआ है। आपका क्या ख्याल है, क्या इसका कोई हल हो भी सकता है या सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं हम लोग? देखिए, पहली बात यह है कि लोड शेडिंग 4-6 घंटे की नहीं है। कई इलाकों में कराची के आज भी 10 से 12 घंटे और 14 घंटे भी हो रही है जी। और वैसे भी खैर इतनी गर्मी में लोड शेडिंग बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब कोरोना चल रहा हो और हम लोगों को ये एडवाइस कर रहे हों कि जी आप अपने घरों में अपने आप को आइसोलेट कर दें, और ख़ास तौर पे जो पॉजिटिव जिनके केसेस हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि वो बाकी लोगों से अपने आप को लाताल्लुक़ करें और एक कमरे में बंद हो जाएं। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो, 12 घंटे 14 घंटे लाइट ना हो, मुझे बताइए कि हम किस तरह लोगों को ये कह सकेंगे कि अपने आप को कमरे में बंद करें? वो नहीं कर सकते हैं। सही। और मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि जो लोग अपने कमरों में, छोटे छोटे घरों में आइसोलेशन में थे, वो यकीनन इस गर्मी में बाहर निकले होंगे। उनको ज़रूर बेचारे, अगर कोरोना से नहीं तो वो गर्मी से बेचारे मर जाएंगे, तो वो निकले होंगे और उससे मजीद लोगों को इन्फेक्ट होने के भी खदशात बढ़ते हैं। तो ये इन हालात में, आज के वक्त में बिजली का ना होना पूरे मुल्क में कहीं पर भी ज़्यादा ख़तरनाक है आम बरसों के मुकाबले में। ये बात देखें, हमने हमेशा मुखालफत की थी कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की, और उस पर हमारा मौक़िफ़ यही था कि जो बिजली है वो ज़रूरत है लोगों की, और अगर आप उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो आम लोग बेचारे जो है वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लोग कराची शहर में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की, कम नहीं की, उन्होंने लोड मैनेजमेंट की। उन्होंने क्या किया कि जिन इलाकों से उनको बिजली के बिल रिलेटिवली ज़्यादा मिलते हैं, 80-90% अगर उनकी रिकवरी है, तो वहाँ उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। जो गरीब इलाके हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से आबादियाँ रहती हैं, जिनको शायद बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके पास जनरेटर्स भी नहीं होते हैं, UPS भी नहीं होते हैं, उन इलाकों में उन्होंने लोड शेडिंग अपनी बढ़ा दी। तो कराची शहर में लोड शेडिंग उतनी ही है जितनी प्राइवेटाइजेशन से पहले थी। अब मैनेजमेंट उन्होंने करके उसको लोड शेडिंग के बजाय लोड मैनेजमेंट का नाम दे दिया है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि जी गरीबों के लिए लोड शेडिंग जो है वो ज्यादा होगी, और जो बेचारे थोड़े से खाते पीते लोग हैं उनको बिजली ज्यादा फराहम किया करेंगे। अच्छा, हलीम साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करता हूं। डिस्क्रिमिनेशन है। सही। हलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि कराची इलेक्ट्रिक से क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि क्योंकि वो प्राइवेट इदारा है, तो प्राइवेटाइजेशन जब हो जाती है तो फिर कंपटीशन के लिए चीज़ खुल जाती है लोगों के लिए, तो क्या कोई एक ऐसा कोई क्लॉज है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि कराची को बिजली सप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक इदारा है और इसके अलावा कोई इदारा बन नहीं सकता? बड़ी अच्छी बात है कि अभी सईद भाई मुझसे पहले एक टीवी शो में थे, तो वहाँ पहले इनसे बात करके जा चुका, तो वहाँ भी बड़ी बातचीत कर रहे थे। फिर अभी शो शुरू होने से पहले भी ये कह रहे थे मैं एक यूनियनिस्ट हूँ, क्या ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, और मैं नहीं चाहता कि लोगों को निकाला जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियनिस्ट है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सईद भाई से, मासूमियत का सवाल, नाराज ना हो अगर, कि 2009 में, पहले तो 2004 या 2005 में मुशर्रफ ने कर दी, उसके बाद 2009 में अबराज ग्रुप को जो कि इलेक्ट्रिक मिली है, 2009 में किसकी हुकूमत थी, किसने उस डील को कंप्लीट कराया, किसकी जिम्मेदारी थी, किस उस दौर में जो लोगों को निकाला गया उसका जिम्मेदार कौन है? और 2011 में आरिफ नकवी को सितारा इम्तियाज दिया गया हुकूमत पाकिस्तान सरदार आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लगा रहे थे कि जी आरिफ नकवी इसका दोस्त उसका दोस्त, तो 2009 में के इलेक्ट्रिक जो किलर इलेक्ट्रिक है वो आसिफ जरदारी साहब के जमाने में, सईद गनी साहब की पार्टी के जमाने में, सूबे में भी ये, मरकज में भी ये, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, उस वक्त की नेपरा इनकी, उस वक्त का फेडरल गवर्नमेंट में पावर मिनिस्ट्री इनकी, इन्होंने अबराज ग्रुप को ये ट्रांसफर कराई है, जिसके बाद अबराज का नाम नहीं ले, फिर अबराज के तो ताल्लुकात PTI से भी बड़े निकल आएंगे।
होते रहे, लेकिन हमने दी नहीं, हमने अबराज को नहीं, ताल्लुकात किसके किससे नहीं होते। ये हम जवाब लेते हैं सईद साहब से। क्रिकेटर के अब मुझे बता, बड़ी देर से मैं भी सुन रहा था। हाँ। मैं बता रहा हूँ सितारा इम्तियाज आरिफ नकवी को इन्होंने दे दिया। इसका जवाब हम ले लेते हैं सईद साहब से। मैंने जो सवाल पूछा था उस बारे में थोड़ा सा एजुकेट कर दें। सही है, मैंने जो सवाल पूछा था उस बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे क्या? पहले ये सवाल घूम रहा था, पहले दोबारा कर दीजिए। मेरे घूम रहा था, मैंने इसका जवाब दे दिया। सही है, ये अभी हम सईद गनी साहब से पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, सवाल था आपका, बताइएगा दोबारा। क्या के इलेक्ट्रिक से कोई ऐसा मुआहदा है कि जिसकी वजह से वही सिर्फ एक इदारा है जो कराची को बिजली सप्लाई करेगा और कोई इदारा नहीं? जी मैं बताता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब ये प्राइवेटाइज हुई उस वक्त जहां में बांध दिया गया 2009 में, 2023 तक तो उसके अंदर सब फंसे हुए हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करना है। मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़े, पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 2-4 स्कैम्स होंगे ना, उसके अंदर ये किलर इलेक्ट्रिक का 2023 तक क्यों फंसे हुए हैं? क्या चीज ऐसी है? वो प्राइवेटाइजेशन का जो एग्रीमेंट है वो 2023 तक इनके साथ किया हुआ, लेकिन उसके अंदर इन्होंने बिजली देनी है। आज इनको फर्नेस ऑयल मिल रहा है, गैस मिल रही है, इनकी जितनी रिक्वायर्ड इनको मेगावाट बिजली है वो इनकी ग्रिड के अंदर आ रही है। लेकिन चूंकि इन्होंने इस किस्म के एग्रीमेंट्स में बांध दिया, जैसे ही एग्रीमेंट्स में एलएनजी में बंद गए, रेकोडिक में बंद गए, के इलेक्ट्रिक में बंद गए, उस वक्त ऐसा भी होगा ना जो अकाउंटेबल बनाता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, के इलेक्ट्रिक को, कि भाई अल्टीमेटली नेपरा उस पर लगी हुई है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से हाथ बांध के इलेक्ट्रिक को सब कुछ दे दिया। ये वो लोग 2009 में जिनकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने। साहब आप बताएंगे, आपकी तरफ आता हूं, जवाब दिया आप लोगों ने। पहला तो एक सवाल जो हलीम साहब ने किया उसका जवाब दे दें। सितारा इम्तियाज आरिफ नकवी, बताइए। जी सईद साहब, बीच में बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अगर नहीं सर, आप बोलिए। नहीं बोलिए सईद भाई, मैं नहीं बोल रहा बीच में, बोलिए। देखें, पहली बात तो ये है, सितारा इम्तियाज हमने दिया और आरिफ नकवी साहब ने अरबों रुपए पीटीआई को इलेक्शन में दे दिए। बड़ी अजीब सी बात है, वैसे झूठ है, देना हमें चाहिए। झूठ है। रेहम खान हलीम साहब अभी जवाब ले लेते हैं ना उनसे, अभी जवाब ले लेते हैं ना। आप जब जवाब लेते हैं फिर उसके बाद फिर आता हूँ ना मैं आपकी तरफ। हलीम साहब, लंदन में जब आरिफ नकवी साहब पकड़े गए तो वो जब वो फिल करवाते हैं फॉर्म, उसमें रेफरेंस पूछते हैं। उन्होंने रेफरेंस में नाम किसका दिया? वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के, और नंबर आगे उनका डाल दिया। आसिफ अली जरदारी साहब का नहीं डाला उन्होंने, ठीक है ना, और किसी का नहीं डाला। ये भी झूठे कह दीजिए। दूसरी अर्ज ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो थी के इलेक्ट्रिक की, वो हुई थी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी, हलीम साहब काफ लीग में थे और उस जमात ने उसकी निचकारी की थी और एमक्यूएम ने भी उसकी सपोर्ट की थी। हम उसकी मुखालफत कर रहे थे। 2009 में उसकी निचकारी नहीं हुई है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दोबारा बेचा और इस मर्तबा भी पिछले कोई 2-3 साल से शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो के इलेक्ट्रिक को खरीदना चाह रहा है और ये अबराज वाले उसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। ये लगे हुए हैं कि जी हम किसी तरह से कुछ पैसे कमा के उनके हवाले कर दें, और वो अभी तक एक मरतबा डील शायद उन्होंने कोई डिले हुई है, फर्दर दोबारा कोई प्रोसेस उसका चला है। प्राइवेटाइज होने के बाद जब वो मिल्कियत किसी एक की हो जाती है तो वो सरकार के पास नहीं रहती, वो किसी और को देते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होती है हुकूमत पाकिस्तान के तहत, वो ज़रूर उसके अंदर उसका एक रोल बनता है। लेकिन वो प्राइवेट पार्टी टू प्राइवेट पार्टी जो एक ट्रांजेक्शन थी वो हुई है, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शंघाई इलेक्ट्रिक जो चाइना की है वो इनके साथ नेगोशिएशन में है और वो लेना चाह रही है इसको। तो ये सितारा इम्तियाज किन खिदमत के लिए दिया गया था? मुझे नहीं पता क्यों दिया होगा, लेकिन पैसे तो उन्होंने पीटीआई को दिए। मुझे 2011 में। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि वो एक दूसरे के पास इल्जाम करते हैं। सईद साहब, एक नहीं प्लीज, मैं बात सुनना चाहिए जी। मुझसे बात करें सईद भाई से। जी हलीम साहब आप बोले। देखिए, मैं करना चाह रहा हूँ सईद भाई, बिल्कुल इल्जाम कुछ भी लगा दें, मैं इन पे लगा दूं, मुझ पे लगा दें। सितारा इम्तियाज 2011 में आरिफ नकवी को सदर पाकिस्तान ने दिया। गवर्नमेंट किसकी थी? मैं पेपर ले रहा हूँ ना, अभी आप लोग बोल लीजिए, मैंने भी इस पे देख रहा हूँ। गूगल आप ही बता दें किन खिदमत पे दिया। खिदमत इनके लिए की होंगी ना, 2009 में डील इनके लिए अच्छी बनवा के दी होगी, उसके सिले के अंदर सितारा इम्तियाज मिल गया, याद रहा को भी मिल गए थे। और सुने, और जो कह रहे हैं प्राइवेटाइज हुई मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, हो गई, गलत हुआ, नहीं होनी चाहिए थी। तो अबराज को जब दी, जो आज अबराज बैठा है जिसने सारा गदर मचाया हुआ है, उस अबराज की डील पीपल्स पार्टी ने सिग्नेचर की थी। इनकी बगैर गवर्नमेंट जब तक बीच में ना आए, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जाती है, उस डील के पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। इनकी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में थी, जिम्मेदार है। बाकी कहते हैं ना, इमरान खान के दोस्त है।
रेहम खान की किताब में क्या सच्चा लिखा हुआ है? कहते हैं रेहम खान ने लिख दिया। अरे भाई किसने क्या क्या किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है? हम इधर उधर निकल गए। आवाम की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोगों को शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग का सामना है। अब ये हल कौन करेगा? हुकूमत हल करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हल करेगी या किसी और इदारे को मुदाखलत करनी पड़ेगी, अदालत कुछ करेगी, क्या करेंगे? आप दोनों ये तो मानते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है और बुरे तरीके से हो रही है, आप दोनों ये भी मानते हैं कि इसका हल होना चाहिए। अब हल बता दें, चलें यूं कर लेते हैं इसको। देखिए इशू ये है कि हम समझ सकते हैं कि इसमें दोनों गवर्नमेंट्स को जोर डालना पड़ेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी। हम तो आज से प्रोटेस्ट के ऊपर भी जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के सामने मैं आज उठ के उधर ही जा रहा हूँ, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, नेपरा भी अपना पूरा कार्रवाई डाल रहे। लेकिन मैं कहता हूँ एक पूरे 15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये किस तरीके से इन्होंने शहर से लूट मार की है, इन्होंने खरबों रुपए यहाँ से चोरी किए हैं, और मैं समझता हूँ इसका ऑडिट के साथ साथ नैब, FI दीगर इदारे भी इसको कर। दूसरा, मैं सईद गनी साहब से कहता हूँ हमारे झगड़े आपस में चलते रहेंगे, किसने इम्तियाज दिया, किसने फंड दिया, लेकिन एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप लोग भी चाबी दीजिए इसको के इलेक्ट्रिक को। जो भी इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आगे थानेदारी का इख्तियार होता है फेडरल गवर्नमेंट देती है, इनको मिलके कराची। और चूंकि बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बुरा हाल है शहर का, और इसके अंदर मिलके हम लोगों को जान छुड़ाए। बिजली है ना पानी है, कैसी जिंदगानी है सईद साहब? कुछ इसका हल पाकिस्तानी, फिर भी पाकिस्तानी है दिल। अच्छा सईद साहब आपकी तरफ एक हल बता दें पहले, फिर एक और सवाल आपसे करना है। देखें, इसको गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल को? फेडरल कर सकती है, प्रोविंशियल कर नहीं सकती। अगर ये कहेंगे तो हम कर लेंगे। हमने दे दिया आपने इस तरीके से कोई इसके लिए टेक ओवर ले इसको, तो इसको टेक ओवर करने तो ये हल है। आपके इख्तियार में देना है ना मेरे इख्तियार में लेना है। फेडरल गवर्नमेंट ये करेगी काम, और करने के बाद फिर फेडरल वफाकी गवर्नमेंट बैठ के तय करेंगे आपस में। वफाकी गवर्नमेंट अगर इसको, लेकिन वो अस्पताल भी तो थे ना कराची के, 3 बड़े अस्पताल जो फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए थे, अब फिर उनका मामला तो वो फेडरल गवर्नमेंट भी कैसे संभालेगी? मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो अगर इसको टेक ओवर कर लें तो इसको बेहतर बना सकते हैं। देखें, एक मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं ये बात बार बार कहता रहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपसे करूं कि अगर हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को प्राइवेटाइज करके किसी प्राइवेट पार्टी को दे दें और वो ये सिलसिला शुरू कर दे कि जिन इलाकों में उसको पानी का बिल नहीं मिलता उनका पानी बंद कर दे, मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है? नामुनासिब बात है, हो नहीं सकता। बहुत गलत बात है, गलत चीज है। देखें, अगर कोई आदमी पानी का बिल नहीं भी दे सकता, कुछ होंगे जो आदतन नहीं देते होंगे, कुछ होंगे जो मजबूरी में नहीं देते होंगे, बेचारे जिनके पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए। अगर जिस आदमी के पास पैसे नहीं है पानी का बिल देने के लिए, उसका पानी हम बंद नहीं कर सकते। ये रियासत की जिम्मेदारी है। इधर तो वो रियासत है, मैं आपको बताती हूँ, इस्लामाबाद में F7 में एक कतरा पानी का 2010 से 2020 तक नहीं आया, और इस बार महीने का बिल हमारा पानी का 6000 था। बगैर पानी के बिल इधर चल रहे हैं। पानी तो आना बड़ी गनीमत है, अगर बिल के साथ भी पानी आ जाए। शिफा, हम कोई और बात कर रहे हैं। देखें, अभी मैं कोई और बात कर रहा हूँ। ये मुमकिन है कई इलाकों में पानी ना आता हो, लेकिन अगर पानी हम इस बुनियाद पर लोगों को देना शुरू करें और बंद करना शुरू करें कि ये बिल दे रहा है, ये बिल नहीं दे रहा, तो ये नामुनासिब बात है, ये आइन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहराफ है। मैं इसी तरह समझता हूँ कि जिस तरह पानी जरूरत है, इसी तरह बिजली जरूरत है। ठीक है। अगर बिजली के महकमे सरकार के पास होंगे तो सरकार सरकार की नीयत कमाना नहीं होगी, सरकार की नीयत लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होगी। अच्छा, तो अगर मुनाफा इलेक्ट्रिक के मुकाबले में सरकार कम कमाएगा, लेकिन कम से कम इस बात को इंश्योर करेगा कि लोगों को बिजली को पहुंचाता रहे, तो ये जो ज्यादतियां हो रही हैं वो नहीं होंगी। इसको टेक ओवर करने के अलावा ये मुझे बताइएगा सईद साहब कि अब चूंकि बारिशों का सीजन शुरू हो रहा है कराची में, आपको याद होगा पिछले साल भी बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल थी कि जब पानी जमा हो गया था और बिजली की तारें गिर गई थी, उसकी वजह से कई लोग इंतकाल भी हुआ उनका। अब बारिशों के सीज़न के लिए क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई इंतजामात किए हैं? एक तो ये कि वो नालों की सफाई वगैरह का सारा मामला जो होता है, सारा जो वाटर एंड सीवरेज का जो मामला होता है वो, और फिर ये जो कि इलेक्ट्रिक का जो हादसा होते हैं उससे बचने के लिए कोई इंतजाम किया गया है? देखिए, के इलेक्ट्रिक के जो कोताही की वजह से पिछले साल कोई 19 से ज़ायद लोग इस बिजली की वजह से सिर्फ जहाँ तक हो गए थे बारिशों में, तो उस पर नेपरा ने तहकीकात भी की और जिम्मेदार भी के इलेक्ट्रिक को ठहराया था। उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइंस भी दी थी कि क्या क्या काम इनको करना चाहिए। अब कुछ काम इन्होंने किया था, मुझे नहीं पता उसका मयार क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था। नेपरा ने उसको फिर मॉनिटर किया नहीं किया, चेक किया नहीं किया, ये तो हलीम साहब बताएंगे। लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर इस मरतबा फिर बिजली जाने या बारिशों में बिजली की वजह से लोगों की हलाकतें होती हैं तो फिर तो FIR जो है वो मर्डर की कटनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक लोगों के ऊपर कि 1 साल ये चीज़ें हुई, जिम्मेदारी उनके ऊपर आई और उसके बाद भी इंतजाम वो नहीं कर सके। ठीक है। जहाँ तक नालों की बात है, नालों की सफाई इस वक्त हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चोकिंग पॉइंट्स हैं बड़े नालों के उसको हम क्लियर कर दें, वो हो रहे हैं इस वक्त क्लियर। मैं पिछले साल की आपको बता दूं, मैं खुद उस वक्त मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का और ये PTI के लोग अक्सर वो चेयरमैन बिलावल साहब के बयान का बड़ा मजाक बनाते हैं, पानी ज्यादा आता है तो इधर जाता है उधर जाता है। वो बात बड़ी अकल की थी और अकल की बात इनकी समझ में आती नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर वो दरअसल अंडरस्टूड बात है शायद, इसलिए वो बिलावल साहब ने कह दी। अब ये तो बात अंडरस्टूड नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, अंडरस्टूड नहीं है, जरा समझाता हूँ आपको मैं। देखें, कराची में लास्ट ईयर जब बारिशें हुई थी तो उस वक्त जो समंदर है वो हाई टाइड पे था। सही है। और चेयरमैन साहब का अगर वो क्लिप आप निकाल लें तो उन्होंने हाथ के इशारों से बताया था कि कराची ऐसे है और लाहौर ऐसे है जी। उसका मतलब ये है कि कराची सतह समंदर से ऊपर है और अगर समंदर हाई टाइड पे हो तो पानी का डिस्पोजल समंदर में नहीं हो सकता, बारिश का सारा पानी समंदर में जाता है। और वो तो लोग जाहिर है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीम्स बना देते हैं, उसको तो छोड़े ना, वो तो एक अलग चीज है। जाहिर है उनका जो बात थी वो कुछ और थी ना। आखिरी चीज मुझे पूछनी है वो JIT के हवाले से है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी हमारे पास मिनट है। तो मैं चाह रहा था कि उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से, हलीम साहब आपको पहले मैं ले लेता हूँ इस हवाले से कि जो JIT अब सिंध हुकूमत रिलीज करने जा रही है, सही काम कर रहे हैं और सुना यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों के नाम निकाल दिए, ये भी आप लोगों के तरफ से इल्जाम आ रहा है, ऐसा क्या है और क्यों है? मैं जल्दी से पहले एक चीज 30 सेकंड में बताता हूँ कि सईद भाई ने भी कहा कि प्राइवेटाइज कर लेने चाहिए इदारे, तो सिंध के 111 अस्पताल THQs और RHCs इन्होंने NGOs के दिए हुए हैं, बदीन ठट्ठा इन्होंने NGOs के सिंध हवाले किया हुआ है हेल्थ के अंदर, और पूरा हेल्थ का जो हाल है आपको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, मतलब खुद इन्होंने सिंध के 111 अस्पताल THQ RHCs दिए हुए हैं और ये कहते हैं कि अच्छी बात है सरकार को ले लेने चाहिए, फिर इन्होंने क्यों दे दिया? उसके अलावा पूछना चाहता हूँ कि $8 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए हैं, नालों का काम 4 दिन पहले क्यों शुरू किया हुआ, पहले से क्यों नहीं शुरू किया हुआ? और उसके अलावा मैं कहता हूं कि जहां तक JIT की बात है तो JIT आ रही है अभी, लेकिन अगर JIT जो भी आती है तो मैं पूछना चाहूंगा मीडिया 6 साल से क्या दिखा रहा है? और मैं पूछना चाहता हूं सिंध गवर्नमेंट ने JIT बनाई थी, अगर JIT चले इनकी वाली है, अली जैदी वाली है, मीडिया वाली है, मेरी वाली है, तेरी वाली है, वो तो फैसला जुडिशल कमीशन बने, लेकिन क्या इन्होंने 6 साल से जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, क्या सिंध गवर्नमेंट ने उनके ऊपर FIR कटवाई? क्या उन 200 लोग जो मारे गए अलग अलग एक एक केस उनके ऊपर बनवाया? बल्दिया फैक्ट्री, जब निसार मोराई, उज़ैर बलोच जिसको मारा गया, सिंध गवर्नमेंट ने 7 साल रोके क्यों रखा? हमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? इन्होंने खुद एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बिल्कुल ही बस खत्म होने वाला है। ठीक है हलीम साहब, आपका पॉइंट आ गया, सईद गनी साहब को जवाब दे देने बताए ना, क्यों नहीं पब्लिक की, क्यों नहीं पब्लिक की, क्यों नहीं एक्शन लिया? सईद साहब, अभी तक क्यों नहीं पब्लिक की? पहले ये कहा जाता था कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इसलिए पब्लिक नहीं करते, तो अब क्या वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी खत्म हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जो हॉस्पिटल्स की जो मैंने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और जो प्राइवेटाइजेशन के इलेक्ट्रिक भी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा ये प्राइवेटाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके सोच लें, वो जो इदारे जिन्होंने हॉस्पिटल्स बताए वो हमने हॉस्पिटल्स उनको दे नहीं दिए, बेच नहीं दिए उनको, हमने मैनेजमेंट उनके पास है, वो चला रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक सक्सेसफुल स्टोरी है सुबह सिंध के अंदर और हम लीड करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, हम चूंकि वक्त कम है और हमें हेडलाइंस पर जाना है तो हम जो है वो हेडलाइंस की तरफ जाएंगे और आप लोगों का शुक्रिया अदा करके एक ब्रेक ले लेते हैं। इस घर में आपके लिए कोई शहजादा नहीं आएगा। तुम देखना सादिया, शहजादा ही आएगा। फारिस, रुहान, शादी तेरी उसी खुर्रम से होगी। मेरे ख्वाब तो कभी पूरे नहीं हुए, ये डर पता नहीं कैसे पूरे हो जाते। सऊदिया में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी किसी दिन। ध्यान से, कहीं अपना मुंह ना नोचना पड़ जाए आपको। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। कुर्बतें 6 जुलाई से पीर और मंगल शब 9 बजे। हम टीवी का नया ड्रामा सीरियल कुर्बतें ऑन एयर होने जा रहा है और ड्रामा सीरियल एक लड़की आम सी से शोहरत पाने वाले शहबाज शिगरी और अदाकारा अनमोल बलोच इस ड्रामे में इकट्ठे नजर आएंगे। ड्रामे के हिदायतकार कामरान अकबर खान हैं और ड्रामे की कहानी क्या है और किसकी कुर्बतें किससे है और किन की कुर्बतों पर यह ड्रामा बना है, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है ड्रामे की कास्ट
और साथ साथ बैठे हैं शहबाज शिगरी और अनमोल हमारे साथ साथ ही बैठे हैं। कोमल ये नाम हो जाता है। अनमोल भी है, अनमोल भी ड्रामे में है लेकिन वो हमारे स्टूडियो में नहीं है, लेकिन इन दोनों ने साथ ही काम शुरू किया और साथ ही हमारे स्टूडियो सेट में भी बैठे हैं। फिर हमारे साथ मौजूद है अहमद ताहा गनी साहब और पाकिस्तान के एक और बड़े मायानाज अदाकार, इनको तो हम मतलब क्या ही तारुफ इनका कराएं, काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। काशिफ साहब आपसे ही आगाज करेंगे, किसी और से आपके होते हुए आगाज नहीं, आप प्लीज आप जिससे मर्जी आगाज कीजिए। अब कहें मैं यंगस्टर्स को चांस देता हूँ। हाँ ऐसी बात है, मजबूरी है मेरी। नहीं लेकिन ज़ाहिर है मजबूरी नहीं है, ये एक वैसे तरीके का लाइटर नोट पे मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लाइटर मोड पे ही प्रोग्राम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश यही, इसीलिए मैंने ये जिसादत की है ना। तो मुझे ये बताएं कि इस ड्रामे में कौन कुर्बतें निभा रहा है, किससे कुर्बतें निभा रहा है और कुर्बतें निभ जाती हैं या नहीं निभ जाती? आप माशाल्लाह दोनों इतने एक्सपीरियंस हैं, आप बताइए किसकी कुर्बतें हैं, कौन निभाएगा कौन नहीं निभाएगा, बता तो लग रहा है ना। चलिए शहबाज बताएं। हाँ, ये जो आप कुर्बत का मुजाहरा सेट पर कर रहे हैं, ये जो सवाल पूछ लिया थोड़ा मुश्किल, इसलिए अगर मैं बता दूंगा तो फिर ड्रामे में कुछ रह क्या जाएगा। तो आई थिंक ये तो देख कर पता चलेगा कौन किसके साथ कुर्बतें हैं और ये वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जी जी। तो चलिए फिर आप अपने किरदार के बारे में बताइए कि आपका मेरा किरदार है, क्या चाहता है? उसका नाम है फारिस। वो एक इज अ वेल टू डू बिजनेसमैन फ्रॉम अ गुड फैमिली, बाहर से आया है, अमीर आदमी है। हाँ अमीर आदमी है। आपके लिए तो फिर मसला नहीं होगा किरदार अदा करना। उसके पास जितने पैसे हैं वो बाप के हैं। वो बाप, हाँ वो बाप के, फिर भी नो प्रॉब्लम। बाप के पैसे पे अमारत तो फिर शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है ना, अपने पैसों से तो जरूरत पूरी होती है। बाप एहसान नहीं करता फारिस के लिए, ही इज अ टफ आते हैं, बाप तक भी आते हैं। अभी हम आपसे बात करते हैं इस हवाले से। दैट्स द कैरेक्टर एंड देन वो he meets कोमल, he might meet someone else. क्या होता है, who knows, you know, like I can't. ये might भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, he might. हमारे पूरे ड्रामे की जो अमारत है ना वो इस might पे खड़ी है। might का ही मसला है। This might happen, that might happen, पता नहीं। अच्छा, maybes and mights। तो कोमल जी, तो आपकी जहाँ मुलाकात होती है वो कौन सी जगह है? हमारी मुलाकात एक्चुअली पहले से हो चुकी होती है, तो प्ले स्टार्ट होगा तो हम वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स। ठीक है, कुर्बत हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, पर वो आगे कैसे बढ़ेगी वो आप देखेंगे। तो ये हुजूर कहाँ फिट होते हैं बीच में, अहमद कहाँ फिट होंगे? एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है मैं इनका भाई प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, तो it is, I don't want to disclose too much about the story because as like Shehbaz told us कि हम लोग नहीं कर सकते, ज़्यादा बता सकते, but it's kind of like a कैसा भाई है? गुस्से वाला भाई है? नहीं, my character is very friendly, शफकत वाला भाई है, हीरो टाइप भाई। He's a musician ना? हाँ, he's a musician। जी जी, he's a musician और वही दिखाया कि he's come back from abroad, बाहर से आए हुए हैं। exactly उनका ही more or less background है। हम लोग फैमिली, हाँ हम दोनों बाहर से आए हुए हैं और हम लोगों की फैमिलीज काफी क्लोज हैं। दोनों बाहर से आए हैं। सर आप अपने बच्चों पे नजर नहीं रखते हैं। बच्चे बाहर चले गए, फिर उसके बाद जी उसके बाद बस फिर द स्टोरी इवॉल्व्स इन अ वे काफ़ी इंगेजिंग है। मैंने अभी तक जितने भी ड्रामास देखे हैं, आई थिंक उसमें सबसे मुख्तलिफ इसी की स्टोरी है एंड आई थिंक काफ़ी ग्रिपिंग है। लॉट ऑफ ट्विस्ट, लॉट ऑफ ट्विस्ट। जहाँ तो आप दोनों बाहर गए थे और बाहर से वापस आए हैं, तो आप क्या ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आए थे कि चलो तब्दीली आई है, बाहर से वापस आप? बस वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उस जगह पे हम लोगों को हुई भी है। अभी उस पे बात करते हैं फिर अलग से, ये तो एक अलग आपने छोड़ दिया। अच्छा काशिफ साहब, ये क्या आपने अपने बच्चों पे नजर नहीं रखी? बाहर निकल गया, आपको बताया? मुझे बहुत लेट बताया गया ना कि ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा पहले तो उनको खुद यकीन नहीं हुआ कि यार मेरे बच्चे ऐसे होते तो बिल्कुल। लेकिन ऑन द होल ये एक अच्छी स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जो कि ऑडियंस को देख के बनाई गई है। और जैसे कि शहबाज ने कहा कि बहुत से ट्विस्ट हैं इसके अंदर, तो मेरा कैरेक्टर जो है वो शहबाज के फादर का है और एक ऐसा फादर जो कि चाहता है कि वो उसका बच्चा जो है उसके लिए उसने बहुत कुछ किया है तो वो उसकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे, जो कि उसकी एक मिस्टेक है। लेकिन ये कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है कि मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाएगा कि ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है। कर देते हैं। हाँ, तो आपने क्या मैं तो अंदाजा लगाया। नहीं मैं कोई हाँ कहा नहीं, वो तो वैसे फ्लो से निकल गया मेरा। तो वो जो कुछ भी मैंने करना है उसके लिए आपको कुर्बतें देखना बहुत है। लेकिन मतलब हरकतें इनकी ऐसी हैं। हाँ, आपको शक्ल तो बहुत शरीफ है फारिस, थोड़ा फारिस इतना शरीफ नहीं। अच्छा, लेकिन मैं भी जो है अपने उस कैरेक्टर की बात जो मैंने किया। लेकिन जो कैरेक्टर आपका है ड्रामे में वालिद का, वो भी इसी तरह बाल बने हुए हैं? वो तो मैं जरा इसके लिए हाँ थोड़ा स्टाइलिश डैड, he's a cool dad। असल स्टाइल आपका ये है?
कोशिश मेरी यही है। गुड, ऐसा ही होना चाहिए, कूल। अच्छा, तो ये जो इनके जो अब्बा बता रहे हैं जी कि मामलात इनके सही नहीं है और हरकतें ऐसी हैं इनकी कि आग कर दिया जाए, उसके बावजूद आप इनसे कुर्बतें बढ़ा रही हैं। बस अब प्यार अंधा होता है, क्या करें। बात होती है ड्रामे का और फिल्म का प्यार अंधा होता है, वैसे नहीं। वैसे किसी की ऐसी की तैसी, बिल्कुल ऐसे। But there's a lesson in every character, I think. नहीं, वैसे वाकई वैसे वाला प्यार अंधा नहीं होता क्या? कौन सा वाला? नहीं, ओरिजिनल रियल लाइफ में होता है आपको? अंधा ही हो जाता है, मतलब बंदा अंधा ही हो सकता है, प्यार अंधा नहीं हो सकता। बंदे के आंखों पे पर्दा आ जाए, वो उस प्यार के बाद जब शादी होती है उसको निभाने के लिए अंधा हो जाए तो अच्छी बात है। उस प्यार के बाद जब शादी होती है तो बिनाई आ जाती है वापस। वो बिनाई अच्छी है भाई, कुछ नजर नहीं आएगा, राम राम से जिंदगी गुजारोगे। कासिफ सर इज मेकिंग श्योर दैट ही हैज अ सेफ प्लेस टू गो बैक होम जब वो घर जाए तो। दैट इज एक्सपीरियंस भाई, ये घर की कहानी है, यहाँ पे आप ना माने तो और बात है। नहीं सर, मैं मानता हूँ, मैं आपके एक्सपीरियंस से सीखा हूँ और मैं मानता हूँ। और अब मैं मोहब्बत करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, मेरी मोहब्बत हो चुकी है, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल सही है। और आप? नहीं, मेरी तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। करनी ही नहीं है जिंदगी में आपने। करेंगे जब टाइम आएगा, जब आंखें खुलेंगी, जब अंधे हो जाएंगे, जब कोई ऐसा शख्स सामने आएगा कि जिसको देख के आप कहें बस अब आंखें खोलने की, बस पीछे बैकग्राउंड में गाने बजेंगे तो फिर। बैकग्राउंड में गाने बजते हैं, वैसे ये भी एक सवाल है। हम फिल्मी लोग हैं, हमारे लिए बजेंगे। आजकल बज रहे हैं लेकिन कोरोना के बज रहे हैं आजकल, तो ऐसे कोरोना के गाने बज रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों की जो चूंकि एक ड्रामा जब एक अच्छा ड्रामा हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि किरदार जो है उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, और वो किरदार जो शुरू में होता है ड्रामे के वो आखिर में नहीं रहता, उसकी पर्सनालिटी में कुछ तब्दीली आ चुकी है कैरेक्टर की। तो क्या आप सब लोगों के किरदारों के साथ भी ऐसा हो रहा है? आई थिंक ऐसा ही है, और ऐसा ही होना चाहिए नैरेटिव्स में। एक आर्क जो बनता है कैरेक्टर का स्टार्ट टू फिनिश, वो आई थिंक सब कैरेक्टर्स गो थ्रू दैट एंड दे आरंट व्हाट दे स्टार्टेड एज। और आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल अगर हम कामरान अकबर खान का जिक्र ना करें जो कि हमारे कैप्टन हैं, और बहुत मेहनत से उन्होंने किया, और ख़ास तौर पे कोरोना वर्ल्ड में हमने शूट भी किया, बहुत एसओपीज़ को फॉलो भी किया, तो बड़ा चैलेंजिंग था। और ख़ास तौर पे जिस वक्त कोरोना बहुत नया था पाकिस्तान में, बहुत पीक थी, हमने रमज़ान में भी एक स्पेल किया और उसके बाद 2-3 स्पेल किए, तीसरा स्पेल है जो हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन पूरी टीम ने बहुत मेहनत से जो है, क्योंकि कम स्टाफ के साथ काम किया तो सबने बहुत मेहनत की, तो हमारा कैप्टन जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर और तगड़ा कैप्टन है, और वो चाहे तो कहीं से बोलता है और कहीं भी आवाज पहुंच जाती है, गूंजी बहुत है उनकी आवाज। तो मैं फील कर रहा हूँ कि वो यहीं कहीं है, गायबाना तौर पे वो यहीं है। हाँ जी, इसलिए जिक्र जरूरी था ना, महसूस कर सकते हैं उनको। अच्छा, इसका प्रोमो जो हमने देखा उसके अंदर एक जुमला था, मुझे ये नहीं पता कि वो किसका जुमला था, आप जरा इस पे गाइड कीजिएगा कि कोई शहजादा ही आएगा। हाँ, वो कौन है जो शहजादे की? वो अनमोल का कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर का नाम है अरीबा, एंड उनके कैरेक्टर में एक्चुअली सबसे ज़्यादा शेड्स हैं इस ड्रामे में। अच्छा। यस, तो शी इज़ नेगेटिव एट सम पॉइंट एंड देन, लेकिन वो जस्टिफाइड भी लगेगा कहीं ना कहीं। स्टोरी क्या ताल्लुक है इनसे? ये तो आपको फिर ड्रामा देख के पता चलता है। मुझे वैसे ही शक पड़ रहा है, उनका जिक्र आपने किया, उनके चेहरे पे आपको शक नहीं पड़ रहा, आपको यकीन है। सही है, हम भी गेस वर्क में माहिर हो चुके हैं, अंदाजा हो गया है कि क्या क्या होने। लेकिन कोई ताल्लुक है ना उनके कैरेक्टर का? जी, क्योंकि अरीबा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं इस ड्रामे में। और उनको आप पे तो नहीं आता? नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं वो जरा उल्टा हो सकता है पर वैसा नहीं। अच्छा, सही। बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर ये मामला हो गया है। आई थिंक कोमल को रोकना चाहिए, स्टोरी जो है ना ऐसे कर रहा है, वो बोल रही है। सर आप प्लीज वेट इन द ग्रीन रूम, इनको अब ये बोले तो गौर घूर के देखो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग एक्चुअली जब सेट पे गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं तो मोस्टली ये होता है कि अनमोल और शहबाज पार्टनर्स होते हैं और मैं और कोमल पार्टनर होते हैं। अच्छा, और हम जीतते हैं, ऐसी बात नहीं। और हम लोग गलत फहमी नहीं है, हम लोग बाकी में ऑन रिकॉर्ड इनसे अभी तक जो हम लोग ने डम शराज की गेम की उसमें हमारा स्कोर 10 था और इनका 2 था, तो हम लोग काफी आगे थे। कदर डम शराज, मगर जी इस कदर नेक्स्ट लेवल ना। और उसके बावजूद भी मुझे हर अपनी टर्न पे कोमल को समझाना पड़ता था, उनको मत बताए। और ये एक्साइटमेंट में कभी यहाँ पे जंप कर रही हैं, कभी वहाँ पे जंप कर रही हैं, तो या इनको लेकिन हम लोगों से भी गेस करवा सकते हैं। हमारा वो मूड हो गया है कि हम चाहे तो लोगों से पूछें कि भाई आप बताएं, जरा गेस वर्क करें कौन किसका किरदार कैसे कहाँ कुर्बतें बढ़ा रहा है और किसको किसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। जरा आप हमें कॉल्स करें, बात भी कर सकते हैं और आप गेस भी करें और फिर देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं, कैसे आपके गेस वर्क को ये इधर उधर घुमाते हैं, इनमें कोई वो सियासी खूबियां हैं या नहीं। आर्टिस्ट में भी वैसे सियासी खूबियां होती हैं?
होती है। आप सियासी फनकार की बात कर रहे हैं। सियासत वालों में तो आर्टिस्टों की खूबियां होती हैं। आप देखिए आपकी सियासत में कितने फनकार हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फनकारों में सियासत ना हो? आपको क्या लगता है कितने सियासत में कितने फनकार हैं या सियासत में? मेरे ख्याल तकरीबन सारे ही हैं। हाँ, मैं इसी जुमले में रहा हूँ तकरीबन सभी फनकारियां कर रहे हैं। कोई अच्छी फनकारी कर रहा होता है, कोई खराब। बिल्कुल। किसी को देख के आप कहते हैं चैनल चेंज कर दो, और कोई चुप बिल्कुल चुप साथ में बैठा रहता है, वो बड़ा फनकार होता है। वो भी बड़ी सियासत है। इसके अंदर बुजदार साहब बहुत बड़े फनकार हैं। वो ऐसी सियासत करते हैं, ऐसी फनकारी करते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो फनकारी हो गई हमारे साथ। आवाम फिर बाद में रियलाइज करती है। मेरा ख्याल यही है कि अगर हमारे सारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स छोड़ के एक्टिंग में आ जाएं तो विल बी आउट ऑफ वर्क। हमें एक्टिंग में आ जाएंगे मतलब है वो एक्टिंग में है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम एक्टिंग सर। अच्छा, आप तो काशिफ साहब बड़ा एक्टिव थे इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस के दौरान, अब क्या सूरत हाल है? ये की टॉपिक ही नहीं है। नहीं, वैसे मुझे ख्याल आ गया मैं पूछूं। देखिए उसमें ये है कि 92 के वर्ल्ड कप में कप्तान बहुत तगड़ा था। हाँ। और उसके खिलाड़ी भी तगड़े थे। और आपने देखा कि उसके खिलाड़ियों ने बाद में 20 साल तक साबित किया कि कप्तान की चॉइस बहुत जबरदस्त। हाँ, सही। अगर उस वक्त इंजमाम इंजी नहीं थे, उनका कैरियर स्टार्ट में था, लेकिन कप्तान की आंख थी, वसीम अकरम थे, फिर सो एंड सो और भी बहुत से लोग थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कप्तान की जो खिलाड़ी हैं, कप्तान तो अभी भी तगड़ा है, होप्स उसके साथ वैसी ही हैं, लेकिन खिलाड़ियों पे फिर आपका प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। बस मैं कूजे में दरिया बंद कर देता हूँ, खिलाड़ियों पे थोड़ा सवालिया निशान है। ये बात कहते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं वैसे। हाँ, मेरे भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने तकरीबन रोके हुए। अहमद, आपने भी यही कहा था ना कि बस मैं जरा तब्दीली की वजह से कुछ मायूस हूँ। अच्छा, एक सेकंड, प्यारी प्यारी बातें और हम करेंगे, सियासत पे भी बातें करेंगे। हमारे साथ पेशावर से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो भी बात कर रहा है, कर रही हैं, पहले जरा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज ज्यादा क्लियरली हम तक पहुंचे। एक मिनट तो बहुत लंबा टाइम होता है टीवी की स्क्रीन पे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, आप आए। 2.5-3 लाख का ऐड आ जाता है 1 मिनट। हेलो जी, रुखसाना साहिबा, ये जो हमारे फनकार हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और इनका जो ये नया ड्रामा आ रहा है इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगा। अच्छा जी, जबरदस्त, बेहतरीन। आपकी दुआएं हैं तो जरूर कामयाब जिंदगी दे और अल्लाह इनको आगे कामयाबी नसीब करे। आमीन। अच्छा, ये बताएं रुखसाना साहिबा की कहानी क्या होगी आपके ख्याल में इस ड्रामे की? अभी तो ये किस सामने आएगी तो पता चलेगा ना। अंदाजा लगाए ना, अंदाजा तो लगा ले। हमारा वाला आंसर देने आप तो ड्रामा आर्टिस्ट के साथ मिल गई हैं। फनकार तो सब अच्छे हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे और हर मोड़ पे कामयाब करे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये कॉलर तो आप लोगों ने करवाई है, वैसे ये कॉलर आपकी लग रही है। मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने करवाई है। हमें तो फिर जवाब मिल जाता ना, कोई कोई गेस्ट आ जाता। मैं जरा मैसेज करूं था यार, जरा बोलो। अच्छी बात है, देखें ये मोहब्बतें हैं लोगों की कि वो कॉल करके कितनी। अच्छा, आपका काशिफ साहब सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा है ओवर द इयर्स? इस एक्टिंग वगैरह नहीं, ओवर द इयर्स। देखिए, फैन जो है मुख्तलिफ क्रेजीपन दिखाते हैं, और जो है एक मेरा अभी फैन है मुझे मेरी जवानी की पुरानी तस्वीरें जो है ना वो आजकल रोजाना वो मुझे भेज रहा है। और 3-4 साल पहले की बात है ना, अभी भी कोई नहीं है, सभी नहीं कर रहे हैं। 20-25 साल हो गए भाई, जवानी गुजरे हुए 20-25 गुजरने हुए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पुराने ड्रामे। हाँ। तो वो एक अच्छा वो सेगमेंट चल रहा है, उसके साथ वो रिकॉल्स कराता है मुझे कि ये आपका ये प्ले है, ये आपका ये प्ले। और वो फैन ऐसा है कि जिसने अखबार की मुख्तलिफ कटिंग्स जो हैं, उस ज़माने में तो हम न्यूज़ नहीं होता था, हम न्यूज़ क्या सिवाय PTV न्यूज़ के या और कुछ होता ही नहीं था, तो वो अखबार की कटिंग्स जो हैं वो उसने संभाल के रखी हुई है। तो उसमें से वो निकाल के मुझे फैन है जो है ना वो भेजता रहता है। अच्छा, बहादुर शाह साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहादुर साहब, आपको बहादुर शाह जफर कहते हैं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, हमें तो खुशी होगी। बिल्कुल ठीक है, बताइए। बहादुर शाह जफर की कहानी पढ़ लें, क्या हुआ था, फिर आप शायद शायर भी तो था ना, एक ही शायर तो था, लेकिन आखिरी बादशाह था वो। हाँ, वैसे ये है, लेकिन नहीं बड़ी नजर आप दोनों की। वाह, बहादुर शाह जफर और थे, हम और हैं। अच्छा जी, तो बहादुर शाह साहब, ये जो हमारे सामने जो अदाकारी करने वाले बहादुर बैठे हुए हैं, इनके ड्रामे के हवाले से गेस वर्क करना है कि क्या होना है इस ड्रामे में, कोई अंदाजा लगाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अच्छा ड्रामा होगा। ये माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, स्पेशली जो इनके सीनियर हैं, इनको तो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड
ये अच्छे हीरो भी थे, अभी अच्छे करेक्टर एक्टर में भी अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ ये तो है, ये तो हमें पता है। हाँ, स्टोरी बताओ मेरे दोस्त बहादुर भाई, कोई स्टोरी बता दो। कोई स्टोरी तो वही पुरानी स्टोरी है, लड़ाई झगड़े। ये तो देखें जिंदगी की कहानी है ना, पुरानी थोड़ी होती है। अभी मैं और उवैस लड़ रहे थे ब्रेक से पहले, एक दूसरे की मोहब्बत पे डाका। हाँ, मोहब्बत में डाका, ये आया ना, मोहब्बत में डाका, ये जो आपने डाला है ना जुमला, ये डायलॉग है। यस, अच्छा मरकजी ख्याल बयान कर दिया, मोहब्बत में डाका, मरकजी ख्याल सही है। देखिए ये हमारी तो सोसाइटी में यही कुछ हो रहा है कि हम मोहब्बत में डाके टांगे खींचते हैं, मोहब्बत में भी टांगे खींचते हैं, कारोबार में भी टांगे खींचते हैं, सियासत में भी टांगे खींचते हैं। तो बस यही हमारी सोसाइटी है। डीएनए इशू है हमारा। ये हमारे रीजन में वैसे मसला है, ये और भी सारी दुनिया में वैसे ऐसे होता है। बड़े लोग जो है वो टांगे खींचते हैं, हाथ नहीं पकड़ते एक दूसरे का। फिर भी हमें अपने लोगों से मोहब्बत है, हमें अपने लोग अच्छे लगते हैं, आप लोग अच्छे लगते हो हमें। जब आपकी बातें, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम पिछले कई हफ्तों से बड़ा रेगुलर देखता हूँ। ये तो हमारी तारीफ हो रही है। अच्छा, वाह, कॉल आपने कराई है ना? नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, हमने तो नहीं करवाई ना कॉल ये जी। शिफा यूसुफ सही का नाम लिया तो खुदाफिज करवाना छोड़ दिया। जी कह दो ना, जी बहादुर साहब। नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपके। बाकी प्रोग्राम जी मैंने देखे, जब आप बाहर विजिट पे गई थी वो अच्छा, वो आपने दिखाए थे जो आउटसाइड कंट्री आप गई थी, तो काफी एंजॉय करते हैं आपके उसको। थैंक यू बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया। ये शिफा ने करवाई थी कॉल, अब समझ में आया। हाँ ठीक है। अच्छा, अगले कॉलर्स का हम इंतजार करते हैं। अच्छा, नारोवाल से कॉलर है हमारे साथ। है हाँ जी, नारोवाल से लोगों के लिए बड़े कॉलर हैं भाई। मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैम, शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप सुनाएं? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम पे। यहाँ पे जो हमारे साथ आर्टिस्ट बैठे। हाँ जी, माशाल्लाह। ड्रामा कुर्बतें जो है ये मेरे ख्याल में तो लव स्टोरी बेस होगी। लव स्टोरी होगी क्योंकि हम टीवी की मेरे ख्याल में जो हम टीवी के जितने भी जो ड्रामे हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि दिल करता है कि उनको अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें उनको। जी जी, ये सही। क्योंकि इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के लिहाज से लेंगे चीजें, तो आप उनको अच्छे तरीके से सोच के समझ के अगर कुछ करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के मुस्बत पहलू पे भी जा सकते हैं। सही। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं अदनान साहब, आपसे ना, अब देखें ये शहबाज साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। शहबाज साहब पे कैमरा आ गया। ये शहबाज साहब ने आपको हाथ हिलाया दूर से। अब शहबाज साहब का आप यहाँ पर कैरेक्टर देखें, आप उनके कैरेक्टर के 3 खुसूसियात बता सकते हैं कि ये इस किरदार में क्या खुसूसियत होगी? इनके किरदार में मेरे ख्याल में ये कोई मोहब्बत के किसी जाल में आएंगे। जाल में आएंगे, ओके ठीक है, ओके, जाल में फंसेंगे। तो जिसके पीछे ये भाग रहे हैं वो शायद इसको ना मिले, जो जिसके पीछे ये भाग रहे हैं इनको ना मिले। ओके, गुड पॉइंट। किसी और से मोहब्बत करती होगी। ठीक है। और तीसरा? और दिल के मामला भी हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। हाँ जी, इश्यूज, ठीक है। खानदान में। अब कोमल पर आ जाएं। कैमरा कोमल पर लेकर आते हैं। कोमल हाथ हिला दें, दूर से हाथ हिला दें। शाबाश। बताएं भाई, इनके किरदार की 3 खुसूसियात क्या होनी चाहिए, क्या होंगी? इसमें यही होगा कि जो जैसे ये हमारा जो करेक्ट, हाँ, ये लड़ाका लड़की होंगी या बहुत ही मासूम लड़की होंगी? ये मेरे ख्याल में तो मासूम होंगी। अच्छा, आपके ख्याल में मासूम होंगी ना, वैसे तो नहीं। ठीक है। हाँ जी, हाँ। और ये लग रहा है कि जी बस मासूम, और कुछ नहीं लग रहा। ये मोहब्बत बढ़ाने वाली होंगी या मोहब्बत को कटाने वाली होंगी? ये इसमें से डबल साइडेड मोहब्बत होगी। डबल साइडेड मोहब्बत मतलब? डबल साइडेड रियल मोहब्बत नहीं, रियल में नहीं होगा, ड्रामे में मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। डबल साइडेड मोहब्बत देखें आप, ये नई टर्मिनोलॉजी आई है मोहब्बत की। क्या एक्सप्लेनेशन होगी? डबल साइडेड मोहब्बत, ये एक माँ से मोहब्बत और एक अपने फियांसी से मोहब्बत डबल होगी। ये तो बड़ा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाला मामला होता है। आपको इन दोनों की सेहत से लग नहीं रहा कि ये मोहब्बत के जो है ना बीमार और शिकार लोग हैं?
सेहत से तो आप लोगों ने इनको खिलाते पिलाते नहीं थे क्या? नहीं, इनको मोहब्बत के सिवा कोई काम ही नहीं था, ये मोहब्बत ही खाते थे, मोहब्बत ही पीते थे, उससे पेट भरता है क्या? अच्छी बात है, मोहब्बत बढ़नी चाहिए। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है टेलीविजन पे या फिल्मों में, एक्टिंग में? बहुत सारे हैं। मैं कोई एक टॉप टेलीविजन में मैं तो अब इंस्पिरेशन काशिफ भाई से ले रहा हूँ। अच्छा। पहले दिन तो सामने बैठे हुए ना, फर्स्ट डे आई मेट काशिफ भाई, मुझे इतना सीखने को मिला है ड्रामे की एक्टिंग के बारे में। माय फर्स्ट ड्रामा है, तो जब हमारा पहला सीन हुआ था उस दिन के बाद मुझे इतने सारे लाइट बल्ब मेरे दिमाग में क्लिक हुए कि अच्छा ऐसे होता है। तो राइट नाउ आई थिंक आई एम यूजिंग हिम एज माय इंस्पिरेशन। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट को घोल के पीते हैं ना। हाँ, ये तो वो लोगों में शामिल है। और क्या, नो डाउट। मतलब आपने जिस तरह काम किया है उसको अगर थोड़ा सा भी देखने वाला कोई शख्स हो तो वो यही कहेगा। बहुत शुक्रिया, किरदार में डूब के करने आपने हमारा दिन बना दिया आज। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनसे तो मैं अगर ये कहती तो आप इतना ना भी इस पे एतबार करते, इनसे तो आ रहा है तो बहुत ही एतबार कर लें, क्योंकि नापा के खुद भी ग्रेजुएट हैं। बहुत शुक्रिया। कोमल, आपकी इंस्पिरेशन कौन है अदाकारी में? मेरा तो काशिफ सर के साथ दिस इज़ माय सेकंड प्ले विद हिम। तो पहला रेशम कली था, उसमें तो मैंने बहुत सीखा, बट ऑफ कोर्स ही इज़ आवर सीनियर एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत सीखने को मिलता है। और इनके अलावा अगर एक्ट्रेसेस में देखा जाए तो आई थिंक सबा कमर, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग आई थिंक शी इज अमेजिंग। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपने मामला शुरू किए हैं और जबरदस्त। अच्छा, एक और कॉलर है, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब। जी साजिद साहब, ये जो हमारे अदाकार बैठे हुए हैं, देख लिया आपने इनको? अक्सर ड्रामे इंग्लिश में बनाते हैं, ऐसा कहें कि आप वो सारे ड्रामे उर्दू में बनाया करें। हम देहाती लोग जो है बहुत ज्यादा देखते हैं। इंग्लिश में ड्रामे होते हैं, मतलब नहीं आते। आप अक्सर उर्दू इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश होती है इसमें है। अभी पूछ लेते हैं, अभी पूछते हैं इनसे, अभी पूछते हैं। काफी है, इसमें भी इंग्लिश है ज़्यादा। नहीं, वो उनसे ये पूछें कि वो अभी की गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, ड्रामे की बात कर रहे हैं? ड्रामे की बात कर रहा हूँ भाई। हम टीवी लगाया करें जो पाकिस्तान में चलता है, तो उस पे तो मेरे ख्याल ड्रामों में ज्यादातर उर्दू ही बोली जाती है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं हम देहात। बीच में आपको पता है कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं, जैसे मेरा वर्ड आ गया, मुझे लफ्ज़ बोलना चाहिए था, तो ये हम सब ऐसे ही हैं, चूचू का मुरब्बा। लेकिन ये भी इंग्लिश कर दिया, फ्लॉ आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने हम सब की जिंदगियों का। बिल्कुल, बहुत साजिद साहब, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अच्छा जी, तो अहमद जी, हाँ पहले तो इंस्पिरेशन बता दें जरा, इसको देख के आपने सोचा कि मुझे भी यही काम करना है? मुझे मोइन अख्तर साहब बहुत पसंद थे। कमाल, जबरदस्त, बेहतरीन। और आई थिंक पाकिस्तान में उनसे बड़ा एक्टर नहीं आया। कभी उनको करने की कोशिश की है उनकी एक्टिंग? नहीं, मैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको आप बस दूर रख के सिर्फ एडमायर करते हैं। और आई थिंक मैं नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर वेयर आई एम, नो मैटर हु आई मीट, आई हैवंट कम अक्रॉस अ बेटर एक्टर देन हिम। और ज़िंदगी ने इस तरह के मौके दिखाए कि मैंने सिडनी ओपेरा हाउस में बैठ के भी थिएटर एक्टिंग भी देखी, और देयर फैबुलसली टैलेंटेड एक्टर्स। फिर यू नो द लाइक्स ऑफ सर काशिफ, उनके साथ भी मैंने काम किया, मुझे मतलब उससे भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो बट आई थिंक कि अगर मुझसे कोई वो एक सवाल पूछा जाए ना कि कौन है वो मोइन। अच्छा साहब, आपने इन तीनों को जिस तरह राजी किया हुआ है ना, जिस तरह ये तारीफें कर रहे हैं, आपने बड़े खाने वाने खिलाए हैं तीनों चारों। मैं तो दिल से कर रहा हूँ ना। अच्छा, आप दिल से कर रहे हैं, कोरोना इसीलिए दूर से यूं। अच्छा, लेकिन क्रेजी फैन मोमेंट बताएं अपना। अच्छा, क्रेजी फैन मोमेंट, खैर उस तरह तो अभी, क्योंकि हमारे फैंस भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक दे आर फ्रॉम दिस एरा, तो आई डोंट थिंक कि वो उस तरह क्रेजी होते हैं। बट कैट कॉलिंग काफ़ी हुई। अच्छा, उसके कॉलिंग जी, मतलब आप जा रहे हो, आपके पीछे से आवाज़ें लगाएं। अच्छा, और एक दफ़ा ये हुआ कि बस ये अहमद की बोली देख के ना उन्होंने क्या कि अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। ये तो मेरे से ज़्यादा भी है, वो जब ड्रामा में आएंगे तो तर्जुमा पूछ लेता है फौरन। बिल्कुल, पता चल रहा है, मैंने भी पूछना था, यहाँ तक आ गया। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मैं एक मोबाइल शॉप पे खड़ा हुआ था ना, मैं उसका ना अपने फ़ोन का प्रोटेक्टर चेंज करवा रहा था। तो मैं खड़ा हुआ और मैं यूं कर देख रहा, तो एक इधर से साइड से ना फ़ोन आया, मुझे नहीं समझ में आया कि और मैंने यूं करके पीछे देखा तो वो एक लड़की खड़ी हुई थी और शी वाज वेयरिंग अ स्कार्फ, और ना वो बस अपना फ़ोन करके फिर उन्होंने पीछे होके बड़े शर्मीले अंदाज से कहा कि एक सेल्फी हो जाए। मैंने कहा आप फ़ोन क्यों आगे ले रही हैं, आप मुझे बता दें। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द सेल्फी दी है बेचारी। ये मजे की शहबाज। I think the sweetest fan moment I had was मैं एक दुकान पे थोड़ा सामान ले रहा था इधर इस्लामाबाद में, शम्स चॉकलेट ले रहा था ये वो,
तो फिर दुकानदार मुझे एक इतना बड़ा चॉकलेट का ब्रेक पकड़ाता है कि मैंने ये मैं तो नहीं खरीदा। उधर एक लड़की खड़ी थी, मुझे देख रही थी एंड शी वाज गिगलिंग एंड स्माइलिंग, तो कहते हैं ये उनकी तरफ से। वाह वाह वाह, वेरी नाइस मोमेंट। मैंने बातचीत भी करी, वो सेल्फी ले ली, लेकिन वो एक काफी खाने नहीं मिल रही हमें तो चॉकलेट क्या हो रहा है। हम कॉलर को ऐड करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब, टीवी की आवाज बंद कर दें फौरन। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। फैसलाबाद से कॉल कर रहे हैं आप? जी जी फैसलाबाद से, और मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ, और बड़े कलरफुल से आपने जो आज एक्टर बुलाए हुए हैं, माशाल्लाह क्या बात है। वाह वाह। और मैं काशी साहब से बात करना चाहता हूँ। काशी साहब, आई लाइक वेरी मच, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ। आप जब आए थे तो बड़े यंग से थे और बड़े अग्रेसिव से आप ड्रामों में थे, और अभी आप जो रोल ले रहे हैं वो सारे आप अम्मी अबू के ले रहे हैं। वाई वो कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है भाई। अम्मी का रोल कब लिया इन्होंने, पहले मुझे ये बताएं। अब्बू का तो लिया होगा। मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये देखिए काजी साहब, रांझा रांझा में आप बड़ी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है और आपने बड़ा अच्छा रोल किया उसमें। बहुत अच्छा यूज किया आपने आपको, लेकिन आपको यंग में हीरो में क्यों नहीं आ रहे? अभी देखने भी आप देखे बड़े यंग, क्योंकि ये लोग आ गए हैं ना। अब मैं क्या करूं? ये जो लड़के आ गए ना, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सडनली आपको हो जाती हैं। मतलब मेरे बहुत से कलीग्स जो हैं, जो मेरे हम असर हैं, वो भी तक जो है थोड़ा हीरो टाइप का जरा मिच्योर हीरो कर रहे हैं। अच्छा। तो एक आधा ड्रामा मेरा भी चल रहा है वो जीटी रोड के नाम से, लेकिन अब ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये कैरेक्टर रोल्स करने तो हैं ही हैं। अगर आपने रहती लाइफ तक जैसा मतलब पता नहीं आपने मुझसे पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा एडमायर था, मैं कवि साहब को अक्सर ये कहता हूँ कि आई वांट टू बी अ कवि खान। क्लासिक। सो आज आप देख लें माशाल्लाह, वो हीरो से कैरेक्टर रोल से आज तक जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं भी कवि अंकल को कॉपी करने की कोशिश। एक्टर बेसिकली वो होता है जो हमेशा रेलेवेंट रहे। तो मैं उनको कॉपी तो नहीं कर सकता, मतलब ही इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन मैं कवि अंकल की तरह आप अपनी आखिरी उम्र तक ये काम करना चाहता हूँ। तो आपकी ख्वाहिश है तो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, दिखा दें अपना, हमें भी दिखा दें यहाँ पे लाइव, हम भी देख लें जरा एक। किसको? कोई डायलॉग डिलीवरी इस ड्रामे का, कोई सबसे फेवरेट डायलॉग जो आपको लगता हो, या आप दोनों के दरमियान कोई मकालमा हुआ तो उससे शुरू करते हैं, फिर आप लोगों पर भी आते हैं कि आप दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर मैं अपनी तरफ से सिचुएशन दे देता हूँ। अगर फिर ना कोई अपनी तरफ से मामला वो खराब हो जाता है। पता नहीं अब आपने अचानक ही फायर मारा है तो नहीं, वो ऐसे कर लेते हैं ना। आप कॉलेज में चल रहे थे, कॉलेज में वॉक कर रहे थे, टक्कर लगी है, किताबें गिरी हैं और आप बहुत ही खदिमाग किस्म की खातून है और आपको पता है कि ये जो लड़का है ना, ये हर जगह खवातीन देख के ना जरा ओछा हो जाता है, जरा ओछा हो जाता है, तो आपने उसको सुनानी है बातें। सही पहचाना आपने। तो आपने उसको सुनाना है। अहमद और शहबाज के बीच में करा, अहमद ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकता है। नहीं हुआ, अच्छा अहमद को भी एंटर। मेरा एक सवाल है कि कोमल ने किताबें कितनी उठाई हुई हैं? 2-3। वैसे बड़ा सा टेक्निकल। आर यू श्योर कि वो 2-3 किताबें उठा लेंगे? चले सर छोड़े जो भी गिरा, लेकिन आपने इनको सुनानी है 2-3 बातें, 2-3 जुमले बेहतरीन तरीके से, और आपने जस्टिफाई करना है कि मैं तो बहुत मासूम इंसान हूँ। इससे ज्यादा तो शरीफ कोई है ही नहीं। आप खुद बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, आप ही कर लें। इनको हमने होस्टिंग के पैसे दिए हैं, बाकी काम नहीं करती। क्या कहती हैं ज्यादा पैसे बढ़ाओ मेरे। और ये हमने उठ कर करना है? चले नहीं उठ के नहीं, आप वैसे ही बैठे बैठे। तो हम टकरा गए, मैं टकरा गया। टकरा गए ना सर, टक्कर हो गई। करोना था ना, दूर से टकरा गए, बॉक्स गिर गया। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। क्यों आप अंधे हैं? नहीं, वो बस चलते चलते हो जाता है ऐसा। तो आप उठा तो दें बुक्स मेरी। क्यों नहीं? यार ये बहुत स्वीट है, इसको मैं क्या सुनाऊं? स्वीट है का क्या मतलब है? ये स्वीट बन गई तो लोग जब वो किताबें उठाने गए हैं, वहाँ पे हाई स्पीड शॉट आए हैं, म्यूजिक चल रहा है। किताबें उठा, तो आप ही उठाए ना किताबें, हाथ हमारे लग जाएंगे। कोरोना थोड़ा सा सैनिटाइज भी कर, वो तो आप सेट पे तो होते रहता है। हाथ अपने एक स्लो मोशन मोमेंट आएगी। आपने देखा ऐसे उठेंगे, उसके बाद नहीं सुनानी है ना, बातें सुनानी है ना बहन। प्यार हो गया, प्यार हो गया। लव स्टोरी बना दिया। अच्छा लव स्टोरी बना पहली नजर में मुझे प्यार, मैं मोहब्बत साबित हो गया। ये जो बात हो रही थी कुर्बतों की, काशिफ साहब आपने सही कहा था कि अंदाजा लगा ले हम कि कुर्बतें जो हैं वो किस तरीके से ड्रामे में। आपको यकीन था? ये तो आपने आधा घंटे ऐसे गुजारा है। नहीं, मैं अब आपकी बात पर, पहले तो यकीन था, अब तो उसका अमली मुजाहिरा भी देख लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। हम एक्चुअली अभी तक कैरेक्टर से निकले नहीं है, ठीक है, इसीलिए उनको गुस्सा नहीं आया और इसीलिए उनको वो जब तक इनको चेक नहीं मिलेंगे कैरेक्टर
लेकिन हम जो है वो सेगमेंट से निकल जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत जबरदस्त लोगों से बातचीत हुई। और कुर्बतें ड्रामा जो है वो आप सब लोगों ने जरूर देखना है। गेस्ट वर्क जितना था वो यहीं के लिए था, आप लोग ड्रामा देखें तब आपको समझ में आएगा कि असल कहानी क्या है। एक आखिर में मैं हम अपने एडी आसिम की अगर जिक्र नहीं करेंगे तो मारेगा। अच्छा, आसिम हमारा जो एडी है उसके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसने बहुत अच्छा, बल्कि हमारी टीम के सारे मेंबर्स के लिए होनी चाहिए। हाँ, ये पूरा खास तौर पे जिन्होंने कोरोना में शूटिंग की है तो उनके लिए तो ज्यादा एक खराज तहसीन मोमेंट बनता है इधर। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों के लिए। और नाजरीन, ये लोग हैं वो जो आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बनाते हैं उन वक्तों में, उन दिनों में जबकि सारी दुनिया घरों में बैठकर आराम से सुकून से दिन गुजार रही है, वहां पर ये अपने आप को रिस्क में डालते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इनको आपने पे बैक कैसे करना है, आपने ये ड्रामा जरूर देखना। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। हम टीवी का ड्रामा सीरियल सबात स्क्रीन पर कामयाबियां समेट रहा है और कहानी आगे बढ़ रही है। लोगों का जो तजस्सुस है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है, जब कहानी ऐसी हो, ग्रिपिंग कहानी हो, तो लोग फिर तजस्सुस में मुब्तला हो ही जाते हैं। काशिफ अनवर की तहरीर है और इस ड्रामे में मावरा हुसैन है, सारा खान है, उस्मान मुख्तार हैं, अमीर गिलानी हैं, सीमी राहील, लैला जुबैरी और मुअज़्ज़म अली खान। ये सब अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। अमीर गिलानी और मावरा हुसैन, इन दोनों को हमने सोचा कि भाई आप लोग आइए, आप भी ज़रा सा कुछ वक्त हमारे साथ गुजारिए, हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाइए। फारिग तो हम लोग बैठे हुए थे तो बेहतरीन जबरदस्त आ गए, इन्होंने फौरन हमारी दावत कबूल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। पहले तो अमीर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही। पिछली दफा हमने आपको प्रोग्राम में लिया था, आप दोनों ने ज्वाइन किया था हमें ऑनलाइन। उस वक्त से बिल्कुल ऑनलाइन, उस वक्त से लेके आज तक आपकी अमीरी में कितना इजाफा हुआ है? कितने अमीर हुए हैं आप? अमीरी में मैं क्या बोलूं, प्यार बहुत मिल रहा है तो मेरे ख्याल से अमीर तो हो गया हूँ। प्यार तो बड़ी दौलत है ना जी। हाँ, बिल्कुल। तो आप प्यार मिल गया है आपको तो सेटिस्फाइड है आप, ज्यादा प्यार होता जा रहा है जी। तो जो दौलत थी वो आपने बांटने का इरादा कर लिया? मैं बांटने आ गया ना आपके। हाँ भाई, नोट निकालें बस फिर, ठीक है। अगर ऐसा इरादा है तो अच्छी बात है, गुड। लेकिन कानूनी तौर पर उसकी चाराजोई तो आप पूरी तौर पर कर लेंगे जी, क्योंकि कानूनी मामला आप लोगों ने तय करना। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है ड्रामे का मावरा? बहुत ओवरवेलमिंग है, बाय फार बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। एक्चुअली जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत करते हैं तो आपको लगता है, दुआ भी आप करते हैं कि अच्छा रिस्पांस आए, बट आई थिंक सबात का जो रिस्पांस है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के भी इट वेंट बियॉन्ड इट। तो इसमें ऐसा क्या अलग था कि जिसकी वजह से आपको लगता है इतना आला रिस्पांस हुआ? ये हम व्यूअर्स से भी पूछ लेते हैं, कॉल्स कर लें आप लोग, और मावरा और अमीर आपके साथ मौजूद हैं, उनसे आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल कर लें। जब तक हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्या इस ड्रामे में अलग था जिसकी वजह से वो जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसका ये जिक्र कर रही हैं वो हो रहा है? मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो आई जस्ट केप्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट। मैं रुका नहीं, मेरा दिल था कि मैं बस पढ़ता जाऊँ और मुझे लगा कि अगर मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी लगी है तो शायद कुछ तो ऐसा होगा कि ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए। और जो कैरेक्टर है हसन का मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, ऐसा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ एंड इवन जो लोग देख रहे हैं दे विल बी एबल टू रिलेट टू दिस स्टोरी, दिस कैरेक्टर्स। तो मुझे तो ये लगा। बाकी मावरा आप? मुझे लगता है कि एक तो ये बात सही है कि स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड इट्स द वे शहजाद भाई जैसे उसको डायरेक्ट उन्होंने किया है और काशिफ भाई ने जैसे लिखा है। बट मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नीयत होती है और बस सेट पे बहुत ही अच्छा माहौल था और सबकी बहुत अच्छी इंटेंशन थी कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बने। तो आई थिंक वो रंग लाती है, नीयतें रंग लाती है। नीयत जरूरी और मेहनत बिल्कुल। हाँ, और अमीर आदमी और हाँ अमीर लोग। अच्छा, कॉलर हैं, एक फायजा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैंने इनसे, इनका ड्रामा बहुत अच्छा है, इनसे बात करनी है और वैसे भी इनसे मुझे अगर इनका नंबर मिल जाए तो फिर भी नंबर मिल जाए ताकि आप फिर उनको फोन करती रहे रोजाना की बुनियाद पे ना? नहीं, मैं रोजाना नहीं करूँगी। अच्छा, हर दूसरे दिन? ये लड़की बैठी हुई है, मेरी फेवरेट है। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। मेरे भी, मैं क्यों तंग करूंगी? मैं तो इसके माँ की बराबर हूँ, ये समझ। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तंग करेंगी आप, अल्लाह ना करे। मैं ये मेरी बेटी के बराबर है, लेकिन वैसे मुझे अच्छी लगती है। आप इसका मुझे नंबर दे दें तो कभी कभार ज्यादा तंग नहीं करूंगी। ईद के ईद हाँ, ईद तो मुबारक। अभी आपकी बात करवा लेते हैं ना, अभी मौका मिला है आपको, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। आप सोचें आपने इनको फोन किया है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत ड्रामे देखे हैं आपके, लेकिन मैंने आज ये सोचा था कि आपसे बात भी करूंगी और आपसे नंबर भी लूँ, क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि बूढ़ी औरत का भी किसी से दिल करे और कुछ महसूस हो। इन लोगों से ना बातें करने से दिल करता है। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें जब भी आप मुझे याद करें। वो तो मैं करूंगी, क्या फोन देने में क्या है आपको होगा? नहीं, मैं अभी टीम को बोलती हूँ ऊपर। हाँ चलिए, अब ये आपकी पहली दफा बात हो गई ना मावरा से, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पर अब आपने दूसरी दफा फोन किया है, अब बताएं क्या बात करेंगी? ये क्या हो गया? यार मैं उसका हाल चाल पूछूंगी और कुछ भी नहीं कहूंगी और दुआएं दूंगी, बहुत सारी दुआएं दूंगी। थैंक यू, आपकी दुआओं की जरूरत है, दुआएं जरूर करें। पेटों के बराबर है। कभी इंसान घर में अकेला हो तो किसी से बात करके खुशी मिल जाती है, इसीलिए मैंने सोचा, और कुछ कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, ये तो बड़ी वाकई इन्होंने कितनी स्वीट बात की है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाशिम साहब हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। हाशिम साहब क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ मावरा और अमीर बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आज तो लाइव देख रहा हूँ मैं, काफी स्टार्ट से ड्रामा देख रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी इनके ड्रामे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ड्रामे देख रहा हूँ। मैं घर वालों को ड्रामों से मना करता हूँ, बल्कि ड्रामा मुझे इतना पसंद आया मैं खुद देखने लगा हूँ। मुझे इतने बेचैनी। ये देखें, ये है वो असल ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जिसकी आप बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो इसमें आपको कौन ज्यादा अच्छी अदाकारी करता हुआ नजर आ रहा है, मावरा या अमीर? ये देखिए कैसे सवाल पूछते हैं। इन दोनों में से ज्यादा अच्छी अदाकारी कौन करता है? हसन साहब करते हैं। हसन के साथ जो निराल होती है उसकी जबरदस्त, उसके मुझे बहुत पसंद आता है। जो नखरेबाजी कर रहे हैं, जो अनाया पे ज्यादा नखरे कर रही, तो मुझे अजीब लगता है। अनाया ने बहुत बर्दाश्त की, इसके बर्दाश्त को मेरे सलाम है। इनाया ने बहुत बर्दाश्त किया हसन। अच्छा, मेरी बर्दाश्त। हसन साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इनाया ने भी बड़ा बर्दाश्त किया। इनाया को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे कुछ कहना चाहूंगा। अनाया की जो वालिद साहब है और वालिद साहब है, मुझे इनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है और माशाल्लाह इतने अच्छे से एक्टिंग करते हैं कि अगर कोई वो ड्रामा देख ले तो मेरे ख्याल में जो घर में लड़ाइयाँ वगैरह होगी, बहुत अच्छी तरबियत देंगे बच्चों को। हाँ, बहुत अच्छी तरबियत देंगे अगर जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तरीके से अपने बेटी की समझाते। थैंक यू सो मच हसन भाई। थैंक यू। ये देखें, ये बंदा मैसेजेस। थैंक यू। अब प्रोग्राम जो होता है, मतलब कोई भी टीवी पे कोई भी चीज ऑन एयर हो रही हो, उसका कोई मैसेज होना बहुत जरूरी है। और लोगों को ऐसा लगता है, बहुत से आर्टिस्ट से हमने बात की, वो कहते हैं मेहनत का फल उस वक्त मिलना शुरू होता है हमें जब हमें लोग ये कहें कि मैसेज आपके ड्रामे का ये था, जब वो ये पढ़ने के क्या मैसेज आ रहा है। आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मावरा ये लग रहा था कि ये मैसेज इस ड्रामे से निकलेगा? एक्चुअली आजकल बहुत से ड्रामाज ऐसा बनते हैं जो सोशल इश्यूज़ पर होते हैं, जिनमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज होता है। बट शहजाद भाई के इस प्रोजेक्ट की स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स में बहुत ज़्यादा सारे मैसेजेस हैं, बट ऐसा सर्मन की तरह नहीं है कि आपको सीधा हम कोई मैसेज दे रहे हैं। बट व्हेन यू वॉच इट यू लर्न सो मच फ्रॉम इट कि मतलब डिफरेंट सीन्स डिफरेंट बातों को वो करते हैं प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब ऑन द फेस आप अगर किसी को ये कहना शुरू कर दें, हाउ टू यू नो लिव इन अ फैमिली वेयर यू आर मैरिड। हाँ, कि अगर लड़ाइयों को कैसे हैंडल करना है, टीचर्स यू पेशेंस। सो आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट बातें सिखाता है, अच्छे ट्रेड्स, लेकिन ऐसा सामन की तरह नहीं, बहुत ही लेयर्ड तरीके से। ठीक है, सवाल कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, लईक साहब हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लईक साहब बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं, तो हमारा तो एनर्जी बढ़ चुकी है। आप बताइए आपकी एनर्जी कैसी है इनको देखकर? जी आई एम फाइन, आई एम ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू। और ये मेरी जरा अमीर गिलानी साहब से बात कर रहा हूं। ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको अवार्ड दिया है, कोई अवार्ड लिया है उन्होंने? ठीक है। ये सबको जी अमीर गिलानी साहब से बात करें, आप मौजूद हैं? बातें बोलना चाहता हूँ। जी बोले। जी आपकी आवाज़ जा रही है, आप बात कीजिए। ओके, हाउ आर यू जेंटलमैन? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? आई एम फाइन, थैंक यू। यार you played a very important role, और I assure you that in future you will shine like a star, inshallah. Thank you. All the younger in your field as well. तो जो आपकी ये हीरोइन है, तो ये यूर लकी इनफ कि आपने यू गॉट इट इन यूनिवर्सिटी। अदरवाइज तो हम यूनिवर्सिटी में तो ये काम करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए थे। वी रिमेन फेल। नहीं भाई, तो आपको अपनी मोहब्बत भी मिल गई है और लकी है आप इनफ, और इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर both of you will work together in future as well, and we wish all of you best of luck in future. Thank you very much. Thank you sir. ये जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में आप मेहनत कर रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, बोला क्या उन्होंने? कह रहे थे यूनिवर्सिटी में मैंने भी बड़ी मेहनत की लेकिन मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिली। इस तरह की कोई बात की थी आपने? थोड़ा ऑडियो में जरा इशू था। Yes of course, मैंने यही कहा है।
ये हसन और अनाया की बात कर रहे हैं। हाँ, आप मतलब ड्रामे में आपने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। मैंने भी यूनिवर्सिटी में मेहनत बहुत की, मुझे मोहब्बत मिली नहीं। हाँ, मोहब्बत मिली नहीं, बड़ी सैड स्टोरी। शायद मेहनत ना करते तो मिल जाती। ये भी सही है। आपने मेहनत नहीं की कोई? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। हसन को बस बाय चांस ही हसन मिल गई थी। किस्मत की बात होती है। आपने कितनी मर्तबा कोशिश की? अच्छा, चले गए यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। एक और कॉलर है हमारे साथ, मिसेस मंजूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये कॉल हो गई ड्रॉप। कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हमारी। ये कॉलर आपके तो नहीं थे जानने वाले कोई? ये नहीं, क्या लग रहा था आपने करवाई ये कॉल। हाँ, बड़ी तारीफें कर रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे वो। जाहिर है, लेकिन वो आपने बोला दौलत बांटो ना, तौर पे उन्होंने कहा मैं अमीर गिलानी साहब से मुखातिब होना चाहता हूं, तो मैंने कहा शायद आपने कॉल करवाई थी ये प्रोग्राम में। नहीं, मैंने तो ये सवाद का प्यार है। नहीं, लेकिन वाकई ये प्यार नजर आ रहा है और लोगों को जो ड्रामा देख रहे हैं उनको स्क्रीन पर भी बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिल रहा है। अब जो स्क्रीन पे होने वाला है ना, वो कुछ अलग होने वाला है। अब मैंने कहा जरा पूछ लूं, दो लोग, उनकी कंपैटिबिलिटी को जरा चेक कर लिया जाए, पता लग जाए कि क्या ये अपनी जो एक दूसरे को इतना जानते हैं, और अगर ये जानते हैं तो फिर उसका इजहार दुनिया के सामने कर दें। बिल्कुल ठीक है जी। तो आप लोग रेडी हैं जी जान पहचान बढ़ाने के लिए? हाँ, कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो अमीर आप ये बताएं जी कि इस वक्त जो कानों में इयररिंग्स पहने हुए हैं मावरा ने, उस पर क्या बना हुआ है? I don't think he's seen. देखना तो नहीं है ना? मैंने नोटिस मासूम देख भी रहे हैं। I don't know क्या ये सवाल असल में मेरे जहन में था, क्योंकि मुझे जब यहाँ से नजर आया सामने बैठे हैं ना, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या बना हुआ है? बड़े इंटरेस्टिंग से आपने ये पहने हुए, जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त है ये। हाँ जी, कोई खातून बनी। महंगे होंगे ये तो। अमीर। चले कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, ये तो सवाल। अच्छा ये बताएं कि मावरा जब भी कहीं जा रही होती हैं, किसी खास शूट पे जा रही होती हैं या किसी प्रोग्राम में जिस तरह आज आई हैं यहाँ पे जा रही होती हैं, तो सबसे पहले ये अपने घर में किसको बताती हैं कि मैं फलां जगह शूट पे जा रही हूँ या मैं फलां जगह प्रोग्राम पे जा रही हूँ? आई थिंक कि अपने मॉम से बहुत बात करती है, तो उनको सब कुछ बताती रहती हैं। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, गुड, 1 पॉइंट हो गया आपका। जबरदस्त। आसान सवाल था। आसान सवाल, ओके ठीक है। और ये जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो किसको बताते हैं? ये भी अपनी मॉम को बताते हैं, ये भी अपनी मॉम से बहुत। अरे वाह, जबरदस्त। तो आप दोनों ठीक है। अच्छा, अब इनका जो फेवरेट खाना है वो क्या है? फेवरेट खाना इनका कोई पाकिस्तानी डिश ही है। अच्छा, दैट्स टू वास्ट। अभी कोई एक स्पेसिफिक, हाँ ना, वरना करेक्ट। और वो चिकन कढ़ाई नहीं, बताएं। एनीथिंग विद चिकन। एनीथिंग विद चिकन। मुर्गियां जो हैं वो आपसे दूर भागें। करेक्ट आंसर। सही। अच्छा, दूसरी चीज, इनका फेवरेट खाना क्या है? आई थिंक अंडे। फेवरेट नहीं है। डोंट लाइक। फेवरेट खाना खाता हूँ क्योंकि वर्कआउट करता हूँ। आपको पहले से पूछने चाहिए थे ना ये क्वेश्चंस, ताकि वो इस तरह डिनाई ना कर पाते। नहीं, तो अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो आप बता दें कि झूठ बोल रहे हैं ये शख्स। हाँ, जाहिर है। आप इसके चेहरे पर मत जाए, मासूमियत पर मत जाए, ये शख्स झूठ बोल रहा है। No, I mean something you eat the most. हाँ, एग्स बहुत खाता हूँ, लेकिन फेवरेट नहीं है, तो इनका एक मार्क कट गया। चलो काट देते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खाते हैं वही फेवरेट। नहीं, वो मजबूरन फेवरेट बन गई है। मजबूरन ना, फिटनेस के लिए मजबूरन फेवरेट बन तो गई है ना। हाँ, मजबूरन फेवरेट हो गई। अब ये बना रही है मजबूरन। देखिए, कानूनी तौर पर ये बात सही है। कानूनी तौर पर वकील की निशानी। बस जज साहब ने फैसला इनके हक में दे दिया। इनको 2 पॉइंट मिल गए। चले ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। वेरी गुड। अच्छा, फेवरेट खाना तो हो गया। फेवरेट बता तो दे। हाँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई लाइक चॉकलेट जी, एनी चॉकलेट डिश, कुछ भी। मीठा तो खाना तो नहीं होता। हाँ ना, उसके खाने के बाद होता है। नहीं ना। हाँ, तो बिरयानी, आई रियली लाइक बिरयानी। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, फेवरेट खाना हो गया, अब फेवरेट गाना इनका कौन सा है जो आजकल सुन रही हो या इनको बहुत पसंद हो? ओह, अच्छा, कौन सा गाना है? कौन सा गाना है? ये तो नहीं है। ये सबात का ओएसटी इनको पसंद है, जो हर वक्त गाती रहती हो। प्रमोट भी करती है। प्रमोट तो हो गया है वो ड्रामा। वैसे ये हर वक्त कौन सा गाना गाती रहती है? ये गाती रहती है, इनको पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? कौन सा? पुराने गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, किशोर कुमार टाइप सॉन्ग। बट आजकल मेरा टॉप फेवरेट चल रहा है
अली जफर का एक रेंडिशन है नहीं रे नहीं। हाँ नहीं रे नहीं माय टॉप राइट। गुड, जबरदस्त। तू ऐसा सुना दे, मैंने सुना नहीं वो गाना। नहीं मैंने कभी नहीं सुना मैंने वो गाना। कैसी बातें करते हैं नहीं बताया, कैसी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये आपको अब पता चला। मतलब आप जब इतना आला गाना आप... अच्छा, और पिछली दफा मेरा ख्याल है हमारे पास तो इनका एक बयान भी है, देखिए ये आप न्यूज़ चैनल पे बैठी हैं, हम चलवा देंगे। आपने कहा था ईद के शो पे अगली दफा आऊंगी, जब स्टूडियो आऊंगी तो गाना सुनाऊंगी। अच्छा, मुझे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर। हां मेंटली आप प्रिपेयर हो जाए, आप लोग भूल जाएंगे। नहीं ये लिख लिया मैंने गाना, ठीक है। और इनका फेवरेट कौन सा? और बात सही है कि सबात भी मेरा फेवरेट है, इनका फेवरेट भी सबात है। सबात तो सबात का ओएसटी सब सुने, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सुन ले। ठीक, सबात का ओएसटी सुनाते चले। प्यार दे रहे हैं, थैंक यू। मैं कहा आप प्लीज शर्मिंदा मत करें। आप नहीं कहा? नहीं मैं नहीं कहा सकता। अच्छा खैर, आपने वादा किया था, इन्होंने वादा किया। हां आपस की बात, ठीक है। चले जी अगले सवाल पर आते हैं। हां जी, कंपैटिबिलिटी का ही मामला चल रहा है। ठीक है। देख रहे हैं अभी तक 2-2 पॉइंट हो चुके हैं दोनों के। आगे बढ़ते हैं, कौन जीतता है? ठीक है। ये अपने फोन पर सबसे ज्यादा कौन सी ऐप यूज करती हैं? इंस्टाग्राम। हाँ वाकई। कितने फॉलोअर हैं इनके इंस्टाग्राम पर? इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर। नंबर बताएं ना, नंबर बताएं। बहुत ज्यादा तो मुझे पता है, यहाँ से गिनने बैठ जाए। 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन, वाह क्या बात। जवाब जबरदस्त, दुरुस्त। तीसरा सवाल भी आपने सही जवाब दिया। आप बताइए जी, ये कौन सी सबसे ज्यादा ऐप इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक व्हाट्सएप। नहीं, व्हाट्सएप को तो ऐप हम काउंट नहीं करते ना, वो तो मैसेजिंग हो जाएगी। वो क्यों? मतलब मैं तो मैसेज करना तो एक नॉर्मल। फिर तो इंस्टाग्राम ही। अच्छा इंस्टाग्राम। और इनके कितने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर? शर्मिंदा इनके हैं 1,07,000 और 8,000। 1 लाख भी बहुत होते हैं जी, अभी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये तो जिनके नहीं होते उनसे पूछिए। और क्या? ये बात ऐसे चला है और इनके फॉलोअर्स तो ऐसे ऊपर गए। बात ने फिर आपके फॉलोअर्स को भी जी बिल्कुल इंक्रीमेंटल अप्रोच दे दी है। बिल्कुल। लेकिन 1 लाख से 5.5 मिलियन का डिफरेंस थोड़ा सा ही है, हो जाएगा। 19-20 का 19-20 का डिफरेंस है। 18-19-20 बस हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हमारा मसला है अलग। 300 फॉलोअर नहीं, थोड़े ज्यादा है। 4,000 3,000 400 300 ऐसे नहीं है। ठीक है। अच्छा तो फॉलोअर्स। अगला सवाल ये है कि इनको तस्वीरें सेल्फीज लेने का कितना शौक है? इनके फोन पे कितनी पिक्चर्स होंगी टोटल? ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। ये तो मैं नहीं बता सकता, बट जितनी ये पिक्चर्स खिंचवाती हैं लगता है कि मतलब 10-15,000 कम। फोन पे पिक्चर्स काउंट हो सकती हैं? हाँ होता है सिस्टम। 10-15,000 होंगी। 10-15 अभी निकाल के देख ले, चेक कर ले। बताए चले कितनी तस्वीरें आपके चेक कर ले फोन पे। 30,000 पिक्चर्स। और उसमें अपनी कितनी है? 29,900। नहीं, आई थिंक होंगी मेरी अपनी कोई 20,000 के करीब। अच्छा। ये इतनी तस्वीरें, बाकी सब मेरी पूरी फैमिली की होंगी और फ्रेंड्स की। और ठीक, तो इतनी तस्वीरें खींच कर फिर देखने का मौका कब मिलता है? नहीं मिलता। ये तो अजीब बात है। अच्छा, कोई फोटो ढूंढनी भी पड़े तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है फिर। हाँ, लेकिन मैं कुछ फेवरेट करके रेफरेंस पॉइंट्स बनाए होते हैं मैंने, उससे मैं जाती हूँ शो इन ऑल फोटोज में और वहाँ से ढूंढ लेती हूँ। साइंसी तौर पर आपने अपने आप को कर लिया। ठीक है, ये जवाब अब आपने। इनके फोन पे इनको तस्वीरें खींचने का कितना शौक है? अच्छा, मुझे सेल्फी खींचने का शौक बिल्कुल नहीं है। फिर अच्छी पिक्चर अच्छी खिंचवा, कोई खींच दे मेरी अच्छी फोन की पिक्चर्स। हाँ, इसीलिए तो गाना था ना। हाँ जी, खींच मेरी फोटो। बिल्कुल। गुड। इनके फोन में होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अच्छा, बेरली 150-200 ये पिक्चर्स की नहीं 2-4 हज़ार होंगी। वो एल्बम में इतनी होंगी, टाइम इतनी होंगी ना, 2 to 4,000। सही है, ठीक है। इनका फोन कौन सा है? आईफोन। कौन सा वर्जन? नंबर 11 12 13 15 10 सामने पड़ा हुआ देखा है। 10। और इनका फोन कौन सा है? आई थिंक सेम है ना? सेम है। ये फोन कंपैटिबल हो गया। जवाब देती आपकी तरफ देखती आप। देखिए वो प्रेशर डालती है ना कि क्या है सही जवाब। सही है। इनको कुछ खाना पकाना आता है? कोई ऐसी चीज जो ये सही अच्छी पका लेती हूँ जबरदस्त? इन्होंने अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली सीखा है। अच्छा, अभी क्वारंटीन में। अच्छा, बाकायदा सीखा है। बाकायदा। गुड। तो ये क्या सबसे मजे की बनाई आप? मैंने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, बस उसमें मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई थी। वो तो मिर्चों वाली बिरयानी तो होनी चाहिए ना। मिर्चों वाली बनाई थी। कराची वालों के लिए तो बिरयानी में मिर्चें ना हो फायदा नहीं होता। मिर्चें थी। यही चाहिए। चपली कबाब बनाए थे बहुत अच्छे। वाह। और व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था। बट अभी मतलब मैं उस स्टेज पे हूँ कि रेसिपी से देखकर आई कैन कुक। अच्छा, लेकिन अच्छा ठीक है, यानी कि मैं अभी पूछने ये वाली थी कि मतलब उस स्टेज तक कुकिंग आपकी पहुंच गई है कि आप बहन और बहनोई को खास एक डिनर पे, बड़े एक फॉर्मल डिनर पे बुला के आप प्रॉपर आ जाओ, 4 कोर्स डिनर पे इनवाइट कर सकती हूँ, डिजर्ट भी बना सकती हूँ। फिर तो सीख गई हैं, जबरदस्त, तो अच्छा खासा आता है। और इनका कुछ ऐसा सिलसिला है, इन्हें कुछ पकाना आता है? नहीं, आई थिंक इनको अंडा बनाना भी नहीं आता। ये बताएं, इनकी अम्मी की हाँ जो नजर के मुताबिक
इनकी सबसे बुरी आदत कौन सी है? एक्चुअली या जिस पे वो अपसेट हो जाती हो या वो बुरा मनाती हूँ? अमीर ना सबको बहुत तंग करते हैं, लाइक कि ह्यूमर इनका कि हर वक्त कोई छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो अपने घर में भी ये ऐसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि आंटी कभी कभी वो हो जाती हैं कि बस बहुत हो गया, थोड़ा हल्के रहो वैसे। लेकिन वो मतलब वैसे तो सारी माएँ ऐसी होती है, लेकिन वो उनको इनसे कुछ ज़्यादा प्यार है, तो वो उनको, मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी गलत आदत नजर आती होगी। और ये तो बाकी सिबलिंग्स तो बड़ा फिर जेलस होते होंगे आपसे। जी मेरी छोटी बहन है वो थोड़ा सा तो जेलस होती रहती है। ये तो ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है इनको, सही है। और इनके यहाँ इनके हवाले से यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी कौन सी ऐसी आदत है जिसके बारे में कहते हैं लोग घर वाले कि यार ये देखो ये जरा सही कर लो मावरा प्लीज? आई थिंक ये सोती बहुत है। अच्छा। मेरे ख्याल से नहीं वाकई सच नहीं है क्या? करीब है, लेकिन साउंड्स लाइक सोता रोती बहुत है। वाह 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 वाह, सही जवाब। ये गैस करने का तरीका जो है ना, मैंने बड़ा अच्छा पहली दफा देखा। साउंड्स लाइक गुड। मुझे लगता है मामा को मेरी ये आदत थी पसंद कि मैं रोती बहुत हूँ। फोन आ गया नाज़रीन, मामा का? ये मामा का। तो बात कर ले उनसे, बात करना है। नहीं कोई मसला नहीं। हम बिल्कुल शो के दौरान अगर फोन आ जाए और अम्मी का फोन हो तो फिर तो भाई फौरन बात कर ले। आप बताएं। नहीं मैं वीडियो कॉल नहीं इस तरह सबके सामने। अच्छा हाँ, वो हमें देख लेंगी। क्या पता वो कहेंगे ये किन लोगों के साथ फिर रही हो? क्या पता वो कुछ कह ही दे मुझे। हाँ कोई डांट ही दे। मतलब कभी कभी हो जाता है, पेरेंट्स आपको फोन करते हैं, आपका गाड़ी में फोन कनेक्टेड होता है और वो खुद ही ऑटोमेटिक पिक हो जाती है कॉल और फिर कहना पड़ता है कि नहीं आप स्पीकर पे। मामा एक सेकंड, आप बहुत तमीज में जी, लेकिन वो सिलसिला वहां से आमद रुक नहीं रही होती। जी अस्सलाम वालेकुम, जी बस आई, बस पहुंच गए, लेकिन वो आ रहा होता है एक उधर से। तो आपको अभी भी डांट पड़ती है ना अम्मी से? हाँ ये तो डांट भी पड़ती है, लेकिन ये आदत भी नहीं उनको पसंद कि मैं रोती बहुत हूँ। अच्छा हाँ, समझ रहे हैं आप आयरनी बात? हाँ बेहतरीन। डांट भी खाओ लेकिन रो मत, रोना मत। अच्छा ये बचपन में आप जख्मी हो जाते थे, दुख जाते थे, तो दुखे भी मैं हूँ, डांट भी मुझे पड़ रही है और चप्पल भी आपको पड़े और उसके बाद भी रोना नहीं, वरना और चप्पल पड़ेगी, ऐसा भी होता है? चप्पल या हाथ या हैंगर किस चीज से? मार नहीं पड़ी मुझे, मार कभी नहीं। बल्कि वो चप्पल फेंकती थी फिर बोलती थी वापस लाओ, क्योंकि फिर और निशाना कितना पक्का होता था यार, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा निशाना पक्का हो जाता है। दरअसल हमारी माओ ने ये बताया है ओवर द ईयर्स आवाम को कि इन बॉलर्स जो कि कैच छोड़ देते हैं उनसे तो हमारी नजर बहुत शानदार है, हमें होना चाहिए क्रिकेट टीम। बिल्कुल। ये उनको सीरियसली किसी ने सबसे ज्यादा किस चीज पर मार पड़ती रही है बचपन में? यही, जैसे इन्होंने बोला मैं बहुत शरारती था, मैं अपने आप को सुपर हीरो समझता था, तो एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारता था लाउंज में, कोई चीज़ टूट गई, लैंप टूट गया कुछ, तो फिर वो आके मारती थी। गुड, लैंप टूट जाए, महंगा, अमीर लोगों के घरों में तो महंगे लैंप होते हैं। हाँ, और आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा डांट पड़ती रही है? मुझे तो डांट इसी बात पे पड़ती है कि रोती क्यों हो। तो आप क्यों रोती हैं? मैं डांट पड़ने से पहले ही रो पड़ती हूँ ना, कि मुझसे अगर कुछ जिस तरह कुछ टूटा है या कुछ गलत हो गया या कुछ तो मैं वो उनके मेरे तक पहुंचने से पहले ही मेरे आंसू गिरने लग जाते हैं। माँ बाप बच्चे को डांटते हैं ताकि वो रोए। हाँ। आप कहती हैं आपको डांटने की जरूरत नहीं है। वो फिर गुस्सा होते हैं कि अभी तक तो डांटा भी नहीं है, हमें डांटने दो। लेकिन हाँ, लेकिन किस चीज पर उनका गुस्सा आपकी तरफ आता था? आई थिंक मुझे चीजें घुमाने पर भी डांट पड़ी है बहुत ज्यादा। कोई ऐसी चीज बताएं जो आपने घुमाई और आपको पर्सनली बड़ा दुख हुआ हो कि ये मेरा वाला हाल है, इसलिए मैं पूछ रही हूं। मेरा जख्म बहुत ताज़ा है। आई हैव लॉस्ट अ ब्रेसलेट यस्टरडे और ये मामा को अभी शो से ही पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद ही डांट पड़ेगी। इसके बाद पड़ेगी डांट। हाँ, बट आई कीप लूजिंग थिंग्स, तो उस पे मुझे बहुत, उर्वा से भी और मामा से भी खूब डांट पड़ी हुई है जिंदगी में। कोई बात नहीं, अमीर आदमी, ब्रेसलेट घूम गया जी। क्या कौन सा ब्रेसलेट है, हम खरीद लेंगे। मैं आपको गोल्ड डायमंड ब्रेसलेट। हाँ मतलब क्या एक के बदले दो? हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। सही। आपसे भी कोई चीजें वीजें कभी घूमी है? मैं तो बहुत, पूरा वॉलेट गुम जाता है मेरा कभी कभी, कार्ड समेत वापस आईडी कार्ड वापस बनवाने जाता हूँ। मेरे ख्याल 2-3 बार तो घुमा चुका हूँ मैं। ओह, ये तो मेरे जैसे सारे, मुझे नहीं पता था आप लोगों की मुझ में, हमारे में इतनी कंपैटिबिलिटी है। हाँ। ये तो इधर कंपैटिबिलिटी हमारी हो गई। गुड। आप लोग हमारे सामने कभी नहीं खोई आपने कोई चीज ताकि हमें मिले? ऐसा सीखा है ना, मतलब कुछ जगहों पे ऐसा करके इतना सीखा है कि फिर उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं जिंदगी में भी और ड्रामों में भी? अभी तो जो हालात चल रहे हैं उसमें लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हुई है, तो कुछ ज़्यादा ना हम सोच सकते हैं ट्रैवल करने का, ना अभी कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट का भी उतनी क्लैरिटी नहीं है कि इवन दो वन इज़ रीडिंग स्क्रिप्ट्स, लेकिन
बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन वैसे जिंदगी में क्या करने का इरादा है? कौन से मजीद कोई अवार्ड्स लेने, कोई बड़े कोई फेदर्स इन द कैप जिनको हम कहते हैं? लॉ तो कर लिया, लॉ के बाद कुछ करना है, पढ़ूंगी। मेरी इंटेंशन है कि मैं बाहर करना चाहती हूँ। बाहर से करेंगे? बाहर से बाहर करूंगी मैं। तो वो करने की इंटेंशन है, तो देखें इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। वो करने के बाद फिर आप जज बन जाएंगी? आपको देखा करेंगे कोर्ट में, क्या पता, बड़े लोगों के केस लड़िएगा आप। हाँ शायद कभी जिंदगी में दिल करे ना कि कुछ और करने का। तो ये जो सियासी केस होते हैं इनको फॉलो करती हैं आप? नॉट दीज डेज। आजकल तो लगता है कि न्यूज़ से इंसान दूर ही रहे, न्यूज़ ना देखे, क्योंकि आप अकेले घर में बैठे होते हैं हर वक्त क्वारंटीन में, तो न्यूज़ से बहुत परेशानी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो आज वैसे सियासी केसेस फॉलो करते हैं? आई वॉच न्यूज़। जरदारी साहब पर केस और नवाज शरीफ का केस और इमरान खान साहब का केस, और आपके जितना फॉलो नहीं करती लेकिन करती हूँ। हमें तो करना पड़ते हैं। तो अभी जिंदगी के प्लान्स कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि इंशाल्लाह अभी बहुत काम करना है और बहुत पढ़ाइयाँ भी करनी है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एतजाज एहसान अच्छे वकील हैं या नईम बुखारी, आप बता सकेंगी? अच्छा, मतलब अगर आपने ये जवाब दे दिया तो फिर तो बहुत फॉलो करती है। अगर दोनों के हवाले से आपको डिसीजन मेकिंग में मुश्किल हो रही है तो हाँ, मैं कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। आप कहें मैं अच्छी वकील हूँ बस, कितने भी केस। हाँ, अभी हालांकि प्रैक्टिस शुरू नहीं की, लेकिन मैं हूँ बस। सही। और आपके क्या इरादे हैं आगे? जी आप भी कानूनी तौर पर तो डिग्री ले चुके हैं। ये तो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं तो कोई आई एम फार फ्रॉम बीइंग अ लॉयर। ये तो माशाल्लाह। जी मैं भी अभी मास्टर्स का सोच रहा था, तभी मैं मास्टर्स शायद करूं इसी साल। जनरल लॉ में? जी जनरल LLM। जनरल LLM। लॉयर के लिए सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या होता है, मुश्किल मोमेंट क्या होता है? उसके पास एक शख्स केस लेकर आता है, तो पहले ही लॉयर को पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गड़बड़ है इसमें, क्या ऐसा अंदाज़ा हो जाता है? मेरे ख्याल से जो क्लाइंट जब आता है लॉयर के पास तो वो झूठ नहीं बोलता, वो अपना केस बताता है सच, और फिर लॉयर पे डिपेंड करता है कि हाउ ही गोज अबाउट, ही और शी गोज अबाउट दैट केस। जब दो लोगों का मुकदमा होगा तो दोनों में से कोई एक सच बोल रहा होगा, कोई एक झूठ बोल रहा होगा, ऐसे ही होगा ना? जी बिल्कुल, ये तो होगा, लेकिन वो तो अपोजिंग लॉयर्स का होगा ना। जो क्लाइंट जब वकील, आपका मौकल तो आपसे सच ही बोले, एक तरह से उसका सच वही है जो आपको बता रहे हैं। जो आप उससे सुनेंगे वो सच है आपके लिए। फिर आप उसको कैसे डिफेंड करते हैं तो फिर आपके आप पे डिपेंड करता है। सही है। और कभी आपने जब फिल्मों में लॉयर्स को देखते हैं आप, तो आपको देख के हंसी आती है या खुशी होती है कि देखो बिल्कुल सही बताया? नहीं, मुझे हंसी आती है। क्या गलत बताते हैं उसमें? मतलब वो जिस तरह वो चीख के बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो लड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता कोर्ट में। बहुत तहजीब से बात की जाती है, बल्कि जज के सामने तो और नर्वस हो जाते हैं बड़े बड़े लॉयर्स। जैसे वो चीख के बोल रहे होते हैं कि मैंने इस शख्स को ये बोला, और जो भी वो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, वो सब फिल्मी है, वो सब झूठ है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। लोगों यकीन मत करो। हाँ, तो कितने वकील जो है बेचारे इस खुशफहमी में वकील बने होंगे कि मैं भी ऐसा दिखाऊंगा गुस्सा बिल्ली होती है ना, बिल्ली भीगी बिल्ली बन जाते होंगे, ऐसा होता होगा। बिल्कुल तो कभी आपने अदाकारी तो नहीं करने की कोशिश की किसी जज साहब के सामने? नहीं। जरा आपने थोड़ा जज साहब ये जो लॉयर, ये जो केस है, ये है वो शख्स, बस तभी मेरा लाइसेंस ले लेते हैं और बोलते हैं कि बस जाओ, घर जाओ। इतना सख्त माहौल होता है, कोई ड्रामेबाजी नहीं चल सकती अदालत में। तो इसीलिए जो ड्रामे आपको नजर आते हैं जिसमें अदालत नजर आ रही हो, यकीन ना करें, माहौल वैसा नहीं होता। काम वही होता है, माहौल वैसा नहीं होता। बिल्कुल। तो आपका इरादा ये है कि अब आप एक LLM करेंगे, मास्टर्स करने, और मजीद फिर बड़े बड़े लोगों के आप केस लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। एक अच्छे वकील को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए कि वो केस जीते? देखिए, असल में उन्होंने इस तरह बोला तो सही कि मैं प्रैक्टिसिंग हूँ, लेकिन लॉयर हूँ। असल में मेरे दादा लॉयर हैं। हाँ। और मैं उनके साथ उनको असिस्ट किया हुआ है मैंने केसेस में। तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो ही इज़ वेरी वेल रेड, और आपको बहुत रीडिंग करनी पड़ती है। जैसे आपने बोला न्यूज़ के साथ यू हैव टू स्टे कनेक्टेड, वोकैबुलरी आपकी वो सब बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस। तो वो ये इस टाइप की चीज़ें आई थिंक आर की। एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, बिल्कुल, वो तो बुनियादी ज़रूरत होगी। बिल्कुल जी, टू बी एबल टू डायसेक्ट द डिटेल्स, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं उनको देखता हूँ तो उनसे सीखता हूँ। तो ये क्वालिटीज़ है। हम तो बुनियादी तौर पर एक वकील को जानते हैं, अच्छा, और उससे इंस्पायर है, और वही वकील थे मेरे ख्याल में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल, मतलब वो उनकी तरफ अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वकील वो थे। और फिर आप आज के वकीलों का जब उनसे मवाजना करते हैं तो आपको फिर यही लगता है कि वही थे वकील। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उनको कितना स्टडी किया? मैंने उनको इतना स्टडी नहीं किया हुआ, पर जैसे मैंने बोला मेरे दादा उनको बहुत
उनके बारे में उन्होंने पढ़ा हुआ है। बल्कि वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरे दादा बहुत एक दिन रो रहे थे, बोल रहे थे कि कायद आज़म वो कर गया जो मैंने करना था, पाकिस्तान मैंने बनाना था। तो वो तो बहुत ही उस तरह के फ़ैन थे उनकी भी पाकिस्तान से फिर मोहब्बत जो है वो इसका मतलब है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेइंतहा। तो उनके वो उनसे सीखते और मैं दादा से सीखता हूँ। तो क्या बात है जी। वो जो फैमिली में सीखने वाला मरहला होता है वो। एक्टिंग किससे सीखते हैं? एक्टिंग तो मैं जैसे अभी मैं अगर कभी न्यूज़ एंकर या कोई टॉक शो होस्ट का रोल करूंगा तो मैं आपसे सीख रहा हूँ अभी एक्टिंग। अच्छा। क्या बात। हाँ कि मतलब मैं स्टडी करता हूँ इसी तरह जी, लाइक कुछ। हाँ मुहावरा मैं किससे सीखती हूँ या किसको? अदाकारी भी और वकालत भी। वकालत तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं जहाँ से बार करने की मेरी इंटेंशन है लिंकन जिन से, कायद आज़म ने भी वहीं से बात किया था, तो वो मुझे बात बड़ी एक्साइटिंग लगती है कि मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि ही इज़ ऑल्सो स्टडीड हियर वंस। और एक्टिंग की जहाँ तक बात है, ये बात सच है कि आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखते हैं, बिकॉज ऐसा कोई मैं एक्टिंग स्कूल गई नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक मैंने जो सीखा है, नहीं आई वुडंट से दैट, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सेट्स पे बहुत सीखा है। लाइक मेरे जितने भी टीवी सेट्स पे या फिल्म सेट्स पे मैं रही हूँ, मुझे लगता है दे हैव बीन माय इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली माय डायरेक्टर्स, क्योंकि मैं बिल्कुल आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर मुझे डायरेक्टर कुछ ना, अगर मैं हम लोगों की उस तरह से वाइब या वेवलेंथ ना क्रिएट हो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है टू परफॉर्म। सो आई थिंक मेरे जितना भी मैंने आज तक काम किया है या उसमें कुछ अच्छा काम किया है, तो वो जिस भी डायरेक्टर के साथ मैंने किया है क्रेडिट उनको जाता है पूरा। तो फिल्म और ड्रामा के सेट की बुनियादी डिफरेंस, बुनियादी फ़र्क क्या होता है? बहुत सिंपल लेवल पे डिफरेंस यही है कि जब हम लोग ड्रामास के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग पूरी स्टोरी को एज अ होल प्रिपेयर करते हैं और सीन बाय सीन जाते हैं। लेकिन फिल्म में आप पूरा सीन साथ लेके नहीं चल सकते। वो डायरेक्टर टेल्स यू, फिल्म को हमेशा शूट करते हैं शॉट बाय शॉट। लाइक अगर एक पूरा सीन भी शूट कर रहे हैं तो उसको दे ब्रेक इट डाउन कि 6 शॉट्स शूट करने हैं। सो वो जो आपको एक ड्रामा में आपको एक वो मिलता है ना बिल्डअप, कि अच्छा मूड में आ जाएं और पूरा सीन परफॉर्म करते करते, फिल्म में आपको बिल्डअप नहीं मिलता। तो फिल्म में यू हैव टू स्टे इन द जोन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, आपको खुद ही याद रखना पड़ता है या डायरेक्टर हेल्प्स यू। सो आई थिंक फिल्म उस तरह से मूड वाइज मुश्किल होती है शूट करना और काफी एक्सटेंसिव प्रोसेस, टेम्पो बना हुआ नहीं होता, बार-बार और एक दिन में आप 1 या 2 सीन शूट करते हैं तो उस तरह से कोई मोमेंटम नहीं बनता। ड्रामा पे ये होता है कि दिन में आप 10-12 सीन शूट करते हैं तो लास्ट सीन तक यू रियली चार्ज्ड अप। और सो या आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह डिफिकल्ट और आसान है। बस फिर अब एक्टिंग और वकालत का कॉम्बिनेशन एक बनाकर हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने एक थिएटर में एक वकील का किरदार अदा किया था और वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार था वो थिएटर, उसके बारे में हम बताएंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे। आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का और आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।